हाँ जी, today is the day 8 of the fast track revision series for CA Final AFM January 2026 students. Up till now, we have uploaded 5 chapters in this series. The first was mutual fund, second merger, third derivatives, fourth portfolio management, and the fifth ka part 1 was the security valuation part 1. Let me know in the Telegram discussion group or the comment section अगर कोई भी डाउट है इस चैप्टर्स को रिलेटेड कंसेप्ट या क्वेश्चन कुछ भी. What we'll do today, sir? आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन दिस सिक्योरिटी वैल्यूएशन पार्ट 2 में. इंक्लूडिंग इन दिस we'll do also the security analysis वाला chapter as I stated in the part 1 video. अगर आपने वो part 1 वाला वीडियो नहीं देखा, please don't start this now. Watch that and understand the concept, solve the basic sums, then straight away come to this video. ठीक है? If you are new to this channel, a brief about me. मैं हूं अमन अग्रवाल, आपका दोस्त, आपका मेंटर, and I am a CA final and a CFA tutor. टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन. हमने कल क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था, बराबर. वी डिड टिल क्वेश्चन नंबर 5. आज हम कौन सा करेंगे सर? सर आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से. समझते. पीयूष लुंकर एंड एसोसिएट्स प्रेजेंटली पे अ डिविडेंड ऑफ ₹1 पर शेयर. कोई कंपनी है जो आज प्रेजेंटली डिविडेंड देती है ₹1 पर शेयर. तो सर इसको हम D0 माने कि D1 माने? हम इसको D0 मानेंगे क्योंकि आज वो देती है ₹1, ठीक है. एंड हैज अ शेयर प्राइस ऑफ 20. तो करेंट मार्केट प्राइस क्या है उसका? 20, बराबर है. If this dividend were expected to grow at a rate of 12% per annum forever, what is the firm's expected or the required return on equity using a dividend discount model? सर यहाँ पे मेरे को क्या निकालने बोले? यहाँ मेरे को वैल्यू नहीं निकालने बोला है. मेरे को क्या निकालने बोला है? भाई आपको मैं प्राइस दिया है, आपको मैं डिविडेंड दिया हूँ, आपको ग्रोथ रेट दिया हूँ. आप मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के बताओ. सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ही लगेगा. सर कैसे बता दो फट से. देखो फॉर्मूला अपना क्या है? वैल्यू इक्वल्स टू D0 1 प्लस जी बाई आर माइनस जी, बराबर. मेरे को प्राइस बोला है 20 है, डिविडेंड बोला ₹1 अभी दिया है, एंड वो ग्रो किससे करेगा? कितना रेट से करेगा? वो ग्रो करेगा आपका 12% से. तो वो ग्रो करेगा 12% से. मेरे को आर निकालना है, 0.12 मेरा ग्रोथ है. सर इजी है क्या? हाँ सर इजी है. कैसे? 20R माइनस 20 इंटू 0.12 कितना होता है? जल्दी से बताओ. 2.4 इंटू 1.12 मतलब 20R इक्वल्स टू 3.52. तो आर कितना हुआ? दैट इज आर इज बाई 17.6. मतलब आपका मिनिमम रिक्वायर्ड, अगर आप एज एन इन्वेस्टर, अगर मैं एज एन इन्वेस्टर मैं इस कंपनी में, एसोसिएट्स वाली कंपनी में पैसा लगाना चाहता हूँ, तो मेरे को मिनिमम 17.6 क्या चाहिए? रिक्वायर्ड रिटर्न. इतना आप कमा के दोगे तभी मैं आपके ऊपर पैसा लगाऊंगा. समझ आया? सर सेकंड क्वेश्चन के इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन इन पार्ट 1, मान लो पार्ट 1 वाला सिचुएशन को भूल जाते. सपोज दैट डिविडेंड्स वर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 5 इयर्स. 5 साल तक 20% ग्रो करेगा एंड देन 10% पर ईयर देयर आफ्टर. मतलब ये कौन सा वाला मॉडल हो गया? मल्टीपल ग्रोथ या सिंगल ग्रोथ या कांस्टेंट कांस्टेंट ग्रोथ, मल्टीपल ग्रोथ या नो ग्रोथ? ये कौन सा है? सर मल्टीपल ग्रोथ है. कैसे सर? बिकॉज़ पहले बोला मेरे को पहला 5 साल कुछ एक रेट से ग्रो करेगा, उसके बाद फिर एक रेट से ग्रो करेगा. तो 20% से फर्स्ट 5 इयर्स एंड देन कांस्टेंटली 10% से ग्रो करेगा. नाउ व्हाट इज द फर्म्स एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी? सर कैसे निकलेगा? सेम हमारा जो मल्टी ग्रोथ का फॉर्मूला है उससे निकलेगा. ठीक है? लेट्स सी कैसे निकलेगा यहाँ पे. क्वेश्चन नंबर 6 पे 1 वाला हो गया, 17.6. 6 वाला भी सेम थिंग है. यहाँ पे क्या करेंगे? हम फॉर्मूला बैठाएंगे. फॉर्मूला सर क्या है देख लो. ठीक है, मल्टीपल ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है देख लो. मेरा वैल्यू का फॉर्मूला है डिविडेंड आज जो है, ठीक है, उसको मैं ग्रो करवाऊंगा. पहले तो मेरा जो हाई ग्रोथ फेज है, हाई ग्रोथ कितना है? 0.2. इससे मैं ग्रोथ करवाऊंगा कितना दिन बोला? 5 साल. फिर कितना से ग्रो करेगा बोला वो? उसका मेरे को 1 प्लस के ही, ठीक है, निकालना कितना दिन तक है? 5 साल का. फिर मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई जो मेरा डिविडेंड आया, यहाँ पे जो डिविडेंड है अब वो 10% से ग्रो करेगा. मतलब 1 1.02 टू द पावर 5 प्लस 1.10 ये मेरा हो जाएगा D6. ठीक है, ये D6 हो जाएगा. समझ आया कि नहीं? मान लो ये है 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ऑनवर्ड्स. मेरे को बोला आज ₹1 का डिविडेंड मैंने दिया है. ठीक है, करेक्ट, ₹1 का डिविडेंड दिया है. इसके बाद ये बोलता है भाई 5 साल तक ये डिविडेंड मेरे को 20% करके देगा. तो हर साल 20% करके ग्रो करेगा. बोलता है 5th ईयर के बाद 6th ईयर से वो 10% ग्रो करेगा. मतलब मेरा डिविडेंड जो 6 होगा वो कितना से ग्रो करेगा? 10% से. तो वैसे करके हमें निकालना है, बराबर. तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूला से एंड हमारा यहाँ पे फिर के ही निकालना रहेगा बस. ईज़ी है सर? ईज़ी है? हाँ.
बट इसमें एक ही चीज़ है सर, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को इंटरपोलेशन भी यूज़ करना पड़ सकता है। मतलब क्या? देखो नॉर्मली क्या हुआ, नॉर्मली आपको पता है 17.6%। अब सर आप ट्रायल एंड एरर करूँगा बट क्या रेट से करूँ? देखो 17.6 हमारा आंसर आया जब हम 12% से ग्रो करा रहे थे। तो आप एक काम कर सकते हो, आप 16 पकड़ लो और 18 पकड़ लो, ठीक है? ट्रायल एंड एरर करो, एक 16% से, एक 18% से, ठीक है? इन्होंने किससे किया? इन्होंने भी 18 से किया, इन्होंने 19 से किया है। तो अब 16-18 करोगे तब भी हो जाएगा। 16-18 से नहीं हो रहा एक्चुअली, आपको करना पड़ेगा 17 और 19 से, ठीक है? 17 एंड 19 इससे कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। मतलब एक बार ट्राई करो 17 से क्या आया और एक बार ट्राई करो 19 से, देख लेते हैं कैसा आएगा। पहले आप अज़्यूम करोगे कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 18 है, ठीक है? तो उसके हिसाब से आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा 17.89, बट मेरा प्राइस क्या वो दिया होता 20, तो दिस इज़ आल्सो नॉट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर मैं प्राइस करूँगा 19 से, तो 17.89 आया और 10 18 से 20.23, तो दोनों ही करेक्ट नहीं आ रहा, तो इसके बीच में कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इंटरपोलेशन मेथड लगाएँगे। इंटरपोलेशन क्या बोलता है, जो मेरा लोअर रेट है 18% प्लस जो उन लोग दोनों का डिफरेंस, मतलब 18 का एनपीवी माइनस जो मेरा करंट प्राइस है, डिवाइडेड बाय जो दोनों कॉस्ट ऑफ इक्विटी से जो प्राइस आया उसका डिफरेंस, 20.23 माइनस 17.89 मल्टीप्लाइड बाय जो रेट्स है उनका डिफरेंस माने 1। तो यहाँ से करके आपको निकल जाएगा। बराबर। इंटरपोलेशन क्या सिखाना है सर? नहीं सिखाना है। बट फॉर्मूला है, ये देख लो। फॉर्मूला क्या है? कुछ नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं करने का। क्या है सर? जो मेरा लोअर रेट है, उसको प्लस मेरा जो लोअर रेट का जो एनपीवी है, उससे जो मेरा लोअर रेट का प्राइस है, वो माइनस मेरा करंट प्राइस डिवाइडेड बाय जो प्राइस का डिफरेंस है, मल्टीप्लाइड बाय जो रेट्स का डिफरेंस है। समझ आया? हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 6 को प्लीज थोड़ा ध्यान से देख लेना, ओनली जस्ट बिकॉज़ ऑफ द ट्रायल एंड एरर मेथड। ऑब्वियसली आपको आगे जाके भी क्वेश्चन चाहिए, बट फर्स्ट रिवीजन में अगर आप ये सब कर लोगे, कॉन्फिडेंस रहेगा, अगली बार नेक्स्ट टाइम आपको इंटरपोलेशन देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सो क्वेश्चन 6 ओनली जस्ट बिकॉज़ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग इंटरपोलेशन मेथड, इसके लिए हमने किया था। ठीक है? क्वेश्चन 6 समझ आया? हाँ या ना सर? क्वेश्चन 6 समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। सर कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ सम लिमिटेड मेरे को दिया हुआ है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल है, उसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 12% डिबेंचर है, रिजर्व्स है। आप मेरे को बताओ तो उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है? मतलब ये बस इक्विटी ओरिएंटेड है या फिर इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज? इट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज, मतलब इस कंपनी में इक्विटी भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी है, डिबेंचर्स भी है। बराबर। इक्विटी शेयर क्या होता है याद है? इक्विटी शेयर मतलब आप ओनर हो, प्रेफरेंस शेयर मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन इक्विटी प्लस अ डिबेंचर। डिबेंचर जैसे उसको इनकम मिलेगा, इक्विटी जैसे उसको ओनरशिप मिलेगा, एंड डिबेंचर इज नथिंग बट अ लोन। बराबर। रिजर्व्स तो मेरा जो प्रॉफिट्स हमने कमाया है इंटरनली वो है। सर लिमिटेड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 32 lakhs एनुअली ऑन एन एवरेज बिफोर डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। मतलब ये मेरे को क्या बोलता है, मेरा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 32 lakhs है। बराबर। क्या बोलते हैं, एनुअली ऑन एन एवरेज, ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है। बराबर। ठीक है। विच वर्क्स आउट टू 35%, मतलब मेरा जो इनकम टैक्स रेट है वो है 35%। एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, तो मेरे को दो चीज बोला था। एक्चुअली ये मेरे को बोल रहा है, ये जो मेरा जो 32 lakhs है दैट इज माई ईबीआईटी। सर ईबीआईटी आपने कैसे बोला? बाबू डिबेंचर्स में जो इंटरेस्ट देता है वो बोलता है वो, और टैक्स के पहले जो है जो प्रॉफिट आता है वो मेरा 32 लाख है। तो अगर आपको ईबीआईटी याद नहीं आ रहा, आप याद करो सेल्स माइनस रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट, उससे मैं एक्सपेंसेस माइनस करता हूँ। ईबिटा, ईबिटा से मैं क्या करता हूँ, डेप्रिसिएशन माइनस करके ईबिट लाता हूँ। ईबिट से हम माइनस करते इंटरेस्ट, तो ईबीटी आता है दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स माइनस करते हैं, फिर पैट आता है। बराबर। हाँ या ना? ठीक है। नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी सिमिलरली प्लेस्ड इज 9.6%। तो नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स, जो नॉर्मल रिटर्न अगर आप कोई भी कमाओगे ऐसे सेम कंपनीज में, आपको 9.6% मिलेगा नॉर्मल रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका यही होगा। नाउ बोलता है मेरे को प्रोवाइडेड 9.6 तभी मिलेगा प्रोवाइडेड आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कवर्स फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड एटलीस्ट 3 टाइम्स। मतलब जो मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो मिनिमम 3 होना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब आपने जो पैसा कमाया, मान लो आप 30 लाख रुपया कमाए, ठीक है? मान लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका 10 लाख 30 लाख रुपया आया। तो आपका जो इंटरेस्ट एंड मतलब दैट शुड बी 3 टाइम्स ऑफ योर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड्स। मान लो इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड मिला के आप 10 लाख रुपया देते हो, तो उसका 3 गुना आपको कमाना चाहिए, तभी मतलब तभी 9.6% मिलेगा। बराबर। फिर मेरे को बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो इज 0.75। फिर मेरे को बोलते हैं यील्ड ऑन शेयर इज कैलकुलेटेड एट यील्ड ऑन शेयर, शेयर पे जो मेरा
कमाई है वो मैं से कैसे कैलकुलेट करूंगा? 50% ऑफ द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एट 5% ऑफ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब यील्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसका 50% प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड का 5%। सेल लिमिटेड हैज बीन रेगुलरली पेइंग इक्विटी डिविडेंड 8%। मतलब वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देता है? 8% डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, बराबर। कंप्यूट द वैल्यू पर इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग 1% फॉर एवरी वन टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज। अगर वो नहीं हुआ तो 1% पेनल्टी, प्लस 2% फॉर एवरी वन टाइम ऑफ डिफरेंस फॉर कैपिटल गियरिंग रेशियो, अगर वो नहीं हुआ तो 2%। लेट्स सी पहले हमें क्या निकालना है? पैट निकालना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होगा? 32 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में इंटरेस्ट कितना होगा? 64 लाख का 64 लाख का 12% बराबर। तो 64 लाख का 12% 7 लाख 68। ये हो गया मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसका क्या बोला था? 35% मेरे को टैक्स रेट दिया था। तो 24,32,000 मल्टीप्लाइड बाय 35%, दैट इज माय 851,200। ठीक है, मेरा टैक्स है। तो मेरा ये माइनस करके आया 15,80,800। दिस इज माय दिस इज माय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब इससे हम क्या, ये तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल गया। अब हम इससे दो चीज और देते हैं। हमारा ये तो ठीक है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखना ये मेरे ओनर्स का है, बराबर। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओनर्स, एक हो गया प्रेफरेंस ओनर्स, एक हो गया इक्विटी ओनर्स। दोनों को ही डिविडेंड जाता है। क्यों? मेरे को लिखा हुआ है, बोला हुआ है कि इक्विटी डिविडेंड सर आप 8% देते हो, इक्विटी डिविडेंड आप 8% देते हो एंड प्रेफरेंस डिविडेंड आप 8% देते हो। तो 40 का 8% मतलब 3,20,000। इक्विटी मेरा कितना है? 80 लाख और 80 लाख का 8% मतलब 6,40,000। तो टोटल हम हर साल कितना डिविडेंड देते हैं? 9,60,000। तो मेरा रिजर्व्स में कितना बैलेंस बच गया जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है? 6,20,800। सर कैसे हुआ? मैंने कमाया 15,80,800 रुपया, ठीक है। उससे मैं डिविडेंड दे दिया दोनों को, प्रेफरेंस वाले को भी दे दिया, इक्विटी वाले को भी दे दी कि भाई दोनों आप लोग खुश रहो। तो कितना मैंने दिया? टोटल 9,60,000 दिया। तो मेरे पास बैलेंस बचा 6,20,800, बराबर। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना आ रहा है? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकालेंगे? मेरा जो पैट क्या बोला था मेरे को? इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो दैट इज फिक्स इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड। यहाँ पे फिक्स डिविडेंड मतलब द ट्रिक इज, ये जो फिक्स डिविडेंड है इसमें क्या मैं इक्विटी को जो डिविडेंड देता हूँ वो मैं लूंगा, हाँ या ना? सर लेंगे। क्यों लेंगे? नहीं लेंगे। वाई सर? बिकॉज जो मेरे को डिविडेंड बोले फिक्स, हम डिविडेंड ओनली इट इज फिक्स ओनली इन दी प्रेफरेंस शेयर्स। बिकॉज हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर इन द नेचर ऑफ अ ब्लेंडेड नेचर ऑफ इक्विटी प्लस डेट। डेट के जैसे उसको फिक्स इनकम मिलेगा एंड इक्विटी जैसे ओनरशिप। इक्विटी क्या होता है भाई? वो मैं लास्ट हकदार होता हूँ मालिक का, भले ही वो आज मेरे को 8% देता रहा होगा रेगुलरली, हो सकता है 2 साल बाद जाकर देना बंद कर दे जब कंपनी लॉस में है। बट फिर भी प्रेफरेंस डिविडेंड और डेट वाले को तो पैसा देना ही पड़ेगा उसको, भले ही वो लॉस में हो या कुछ में भी हो। समझ आया? तो फिक्स डिविडेंड में हम क्या पकड़ेंगे? बस इन प्रेफरेंस डिविडेंड। तो मेरा फिक्स खर्चा क्या क्या है? एक तो है मेरा डिबेंचर को 12% देता हूँ, एक हो गया मैं प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 8% देता हूँ। तो ये दोनों का ऐड करो, ऐड कैसे होगा? 15,80,000 प्लस 7,68,000 बराबर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय द मेरा डिवेंचर इंटरेस्ट कितना है मेरा? 7,68,000 और प्रेफरेंस डिविडेंड है मेरा 3,20,000 है। तो आपने कितना, आपका इंटरेस्ट एंड फिक्स डिविडेंड कवरेज कितना है? 2.16। तो आपका मिनिमम कितना था? 2, मिनिमम था 3। तो आपका 1% मतलब 3 से कम है, मतलब आप कवरेज नहीं दे पा रहे हो, तो उसके लिए आपको 1% पेनल्टी लगेगा। ये डिबेंचर जो नेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई विल अज्यूम कि नहीं करोगे आप, उसको कंसीडर मत करना, ठीक है। तो पहले मैंने इंटरेस्ट एंड कवरेज रेशियो निकाल दिया कि भाई आप चाहते थे मिनिमम 3 टाइम्स हो, तब ये पैसा लगाओगे। बट आपका 2.16 है, तो कम है आपका, आप कवर नहीं कर पा रहे हो। मतलब क्या? आपको अगर 10 लाख दे रहा है, आप 20 लाख ही कमा पा रहे हो, बट मेरा था रिक्वायरमेंट कि आप 30 लाख कमाओ, बराबर। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो कितना क्या होता है? मेरा जो फिक्स खर्चे हैं, फिक्स इंटरेस्ट है, वो डिवाइडेड बाय मेरा कितना खुद का पैसा लगा हुआ है। तो मेरे खर्चे तो दो ही फिक्स है, एक हो गया प्रेफरेंस शेयर वाले को, एक हो गया डिबेंचर वाले को। प्रेफरेंस शेयर को मैं 8% डिविडेंड देता हूँ, डिबेंचर वाले को 12% देता हूँ। ठीक है, वो तो क्या नाम है, सॉरी, वो तो हम उसमें निकाले कवरेज रेशियो पे। कैपिटल गियरिंग में क्या निकालेंगे भाई? मैंने कितना लोन मार्केट से उठाया डिवाइडेड बाय मेरा खुद का पैसा कितना है। तो मैंने मार्केट से 2 चीज़ उठाया, जो मेरा फिक्स मतलब जिस पे फिक्स खर्चे लगेंगे, तो 2 है, एक प्रेफरेंस वाला, एक हो गया डिविडेंड वाला। प्रेफरेंस वाले से मैंने कितना उठाया है? 40 लाख एंड डिविडेंड वाले से, डिबेंचर वाले से 64। तो दैट इज़ माय 0.93, इट इज़ हायर, बराबर। मेरा डिबेंचर कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.75 मिनिमम होना चाहिए था, इट इज़ 0.93।
तो इट इज़ ठीक है। सही है, गलत है, वो बाद में करेंगे, बट वो ज़्यादा है। यहाँ पे क्या था, कम था। भाई कैपिटल गियरिंग रेशियो मतलब आप समझो, आप चाहते थे मेरा 0.75 हो, बराबर? बट अभी आपका 0.93, मतलब अगर आप ₹1 का अगर आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड है, तो आप चाहते थे 75 पैसा का मेरा फिक्स इंटरेस्ट बियरिंग फंड हो। बट अभी क्या हो गया, 0.93, तो वो हाईएस्ट साइड में, तो वो भी खराब है मेरे लिए एक्चुअली, ठीक है? तो अब मेरे को क्या निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ यील्ड ऑन इक्विटी शेयर्स। यील्ड मेरे को क्या बोलता है, 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट मैंने कितना किया? एक हो गया 6,40,000 इक्विटी वाले को, बराबर? तो उसका 50% मतलब 3,20,000 एंड 5% ऑन द अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या था सर, हमने निकाला था 6,20,800, तो इसका 5%, 351,040। तो मेरा यील्ड कितना निकलना चाहिए, 351 मेरे को कमाई है डिवाइडेड बाय मेरा खुद का पैसा, ये 0 होगा, ठीक है? तो 4.39। अब हम कवर करते हैं, अब हम सम पे आते हैं। तो हम जब ये चीज़ निकला है, हमें 3 चीज़ पहले निकालना है। पहले तो हमें हमें क्या बोला था देखो, हमें बोला था वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालने को बोला, हम निकाल के देंगे। तो उसके पहले बोला भाई मैं आपको 9.6% दूँगा। आपका नॉर्मल रिटर्न ऑन इक्विटी मैं आपसे 9.6 लूँगा गिवन आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 टाइम्स हो, कैपिटल गियरिंग रेशियो 0.75 हो और यील्ड ऑन शेयर इज़ कैलकुलेटेड एट 50% एंड ये हो। अगर ये है आपका तब मैं आपको 9.6 दूँगा। अगर नहीं है तो मैं आपको पेनल्टी आपको मैं मतलब और मेरा हायर हो जाएगा रेट। कितना से हायर होगा सर? 1% से हायर होगा जितना आपका डिफरेंस है बिटवीन योर कैलकुलेटेड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो प्लस माइनस द 3 कैपिटल गियरिंग में आपको 2% से मेरे को पेनल्टी देना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले मैंने क्या निकाला, पहले मैंने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला, मेरा क्या है? मेरा वो है 2.16 दैट इज़ लोअर देन 3। मेरा कैपिटल गियरिंग रेशियो मैंने निकाला 0.93 व्हिच इज़ ग्रेटर देन 0.75 और मैंने यील्ड निकाला कि मेरे को मिनिमम यील्ड चाहिए 4.39 गिवन दिस सिनेरियोस। तो अब मैं निकालूँगा एक्सपेक्टेड यील्ड मेरा कितना होगा इक्विटी शेयर्स पे। भाई मेरा रिस्क प्रीमियम कितना होएगा बिकॉज़ ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 माइनस 2.16 इंटू 1% मतलब 0.84%। कैपिटल गियरिंग में कितना होगा 0.75 माइनस 0.93 इंटू 2 दैट इज़ 0.36, ठीक है? तो मेरा 9.6 तो मेरे को मिनिमम चाहिए ही था अगर सब कुछ सही रहता, बट 2 चीज़ सही नहीं है, कैपिटल गियरिंग रेशियो ज़्यादा है, इंटरेस्ट फिक्स्ड डिविडेंड कवरेज रेशियो कम है। तो क्या आएगा, मैं पेनल्टी कितना दूँगा 9.6 प्लस 0.84 प्लस 0.36 दैट इज़ 10.8 मतलब अब मेरे को आपसे 10.8 चाहिए, अब मेरे को आपसे 9 नहीं चाहिए, 10.8 चाहिए। और वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्चुअल यील्ड क्या होगा वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालेंगे? भाई मेरा एक्चुअल यील्ड था, अब इक्विटी शेयर्स को कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला दिस इज़ इम्पोर्टेंट समवेयर। ये क्वेश्चन हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दिस फॉर्मूला। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वगैरह तो ठीक है बट हम नॉर्मल क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर हम जब निकालते हैं, वी कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फॉर्मूलाज़ डिविडेंड वाला, अर्निंग्स मॉडल, कैश फ्लो मॉडल ये सब से निकालते हैं। बट यहाँ पे हम निकाले विद द हेल्प ऑफ यील्ड। तो मैंने कितना कमाया? 4.39% कमाया। बट एक्चुअल एक्सपेक्टेड मेरा कितना था? ₹10.80 इंटू माय पेड अप शेयर दैट इज़ माय 40। तो आज आपका प्राइस होना चाहिए ₹40.65 बराबर। एक्चुअली मैंने कितना कमाया, मैंने कितना एक्सपेक्ट किया था मल्टीप्लाइड बाय द फेस वैल्यू। समझ आया क्या ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 प्लीज मार्क इट एज़ इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? द फर्स्ट इज़ कैपिटल गियरिंग रेशियो में आप गलत कर दोगे। आप क्या कर दोगे 0.75 और 0.99 आप सोचोगे ज़्यादा है अच्छा बट दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है? समझ आया? तो हमें क्या करना रहेगा कि कैपिटल गियरिंग रेशियो हमें बस एक चीज़ समझना है कि कैपिटल गियरिंग रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर होगा। तो हमें क्या है मेरा अगर कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर ज़्यादा आ गया तो मेरे को वो 2% का पेनल्टी देना पड़ेगा। समझ आया क्या? ठीक है सर समझ आ गया मतलब मेरे को क्वेश्चन में नॉर्मली क्या था क्वेश्चन नंबर 7 पे कि जो वैल्यू है वो निकालने के लिए चेंज करना था। तो वैल्यू इज़ नॉट कैलकुलेटेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल जो हमने निकाला था, ये कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ यील्ड दैट इज़ द एक्चुअल यील्ड बाय द एक्सपेक्टेड यील्ड इंटो द फेस वैल्यू। प्लीज़ मार्क इट ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द शेयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये डिटेल्स दिया हुआ है उसके हिसाब से वैल्यू निकाल के बताओ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द कंपनी दिया हुआ है, ये क्या पैट है? पैट मेरे को 290 करोड़ दिया हुआ है। इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है मेरे को 1300 करोड़, पार वैल्यू ऑफ 48। तो मेरे को नंबर ऑफ शेयर जल्दी से निकाल के बताओ क्या होगा? इक्विटी कैपिटल दिया हुआ है मेरे को, पार वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू दिया हुआ है। नाउ लेट मी नो द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स क्या होगा? ये मेरे को बताओगे आप? डेट रेशियो ऑफ द कंपनी क्या है? डेट बाई डेट प्लस इक्विटी करके 27%। तो इट इज
गुड ओनली बिकॉज़ मेरा डेट लोअर है, ठीक है, लेस देन 0.55 है। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी, कंपनी का लॉन्ग रन मतलब जो कांस्टेंट ग्रोथ है वो क्या बोलते हैं 8%। सो इट इज़ गुड, मतलब इट इज़ इकोनॉमी के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। बीटा इज़ 0.1, मतलब अगर आप 1% से आप मार्केट चेंज होगा तो मेरा कंपनी 0.1 से चेंज होगा, मतलब रिस्क बहुत कम है। रिस्क फ्री रेट क्या है? 8.7%, दैट इज़ इंडिया का गवर्नमेंट यील्ड 8.7%। सर आप इंडिया ही बार-बार क्यों बोलते हो? बिकॉज़ मैं अपने देश का ही बात करूँगा। इंडिया में रहता हूँ तो मैं इंडिया के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, आपको कन्वीनिएंट लगेगा। मार्केट रिटर्न इज़ 10.3, मतलब अगर मैं मार्केट में पैसा लगाता हूँ, ओवरऑल मार्केट में मतलब मैं निफ्टी 50 में अगर पैसा लगाता हूँ, तो आई एक्सपेक्ट अ 10.3% रिटर्न। कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शेयर क्या है? हर एक शेयर के ऊपर मैं देखता हूँ कि मैं आई इन्वेस्ट 47 इन कैपेक्स। कैपेक्स माने ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रीनफील्ड इज़ दोज़ इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर इन ए न्यू, मतलब अगर मान लो मैं मुंबई में रहता हूँ, अभी मैं बैंगलोर में जाके एक सेंटर खोलता हूँ, तो दैट इज़ माई ए ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। बट मैं मुंबई में मान लो मेरा सेंटर है, उसमें मैं एक्सपैंड करता हूँ, तो दैट इज़ माई ब्राउनफील्ड। एक्सिस्टिंग पे मैं कुछ आगे बढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ माई ब्राउनफील्ड। मतलब ऑलरेडी सेटअप है, उसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ। व्हेन आई एम गोइंग टू अ न्यू प्लेस एंड वहाँ पे एक्सपैंड कर रहा हूँ, दैट इज़ माई ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। समझ आया क्या? हाँ सर, समझ आया। डेप्रिसिएशन पर शेयर इज़ 39, चेंज इन वर्किंग कैपिटल इज़ 3.5%, मतलब चेंज तो आपको पता ही है, दैट इज़ माई करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब मेरे को क्या निकालना बोले? वैल्यू ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले निकाल लेंगे। निकाल लिए सर 1300/40। ईपीएस मेरे को बताओ क्या होगा? ईपीएस क्या होगा मेरे को बताओ? सर मेरे को ये सब बताने के पहले मेरे को ये बताओ फॉर्मूला क्या है वैल्यू ऑफ शेयर का? यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ बोला है सर, डिविडेंड बोला है क्या? देखो मैं कैसे बोलता हूँ, कैसे हाउ यू विल कैलकुलेट इट? कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना है? डिविडेंड बोला है? नहीं सर, डिविडेंड नहीं बोला है। यहाँ पे मेरे को 2 चीज़ बोला है एक्स्ट्रा में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये बोला मतलब मैं कैश फ्लो मेथड लगा सकता हूँ। सर कैश फ्लो मेथड कैसे लगा सकते हैं? बाबू कैश फ्लो मेथड क्या होता है? कैश फ्लो मेथड बोलता है भाई आप पहले देखो कोई भी मॉडल है, चाहे आप डिविडेंड मॉडल लगाओ या फिर अर्निंग्स बेस्ड मॉडल लगाओ या फिर कैश फ्लो बेस्ड मॉडल बताओ। इन तीनों का बस न्यूमरेटर ही डिफरेंट है, बाकी डिनोमिनेटर, बाकी द प्रोसेस इज सेम। ये लोग हमेशा पीवी मॉडल यूज करते हैं, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ही निकालते हैं आपका फ्यूचर फोरकास्ट करके। डिविडेंड क्या करता है? डिविडेंड फोरकास्ट करता है। अर्निंग्स क्या करते हैं? आप यू आर फोरकास्टिंग द अर्निंग्स ऑफ द फ्यूचर, एंड कैश फ्लो में यू आर फोरकास्टिंग द फ्यूचर अर्निंग कैश फ्लोज। नाउ व्हाट इज द कैश फ्लो? मतलब फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालोगे आप एंड इक्विटी निकालोगे। सर कब फर्म निकालेंगे, कब इक्विटी निकालेंगे? बाबू जब हम इक्विटी शेयर के बारे में देखो, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी शेयर क्या होता है? मतलब सब कुछ दे लेने के बाद, सब कुछ होने के बाद मैं मालिक, एज़ एन मालिक मेरे पास कितना कैश फ्लो बचता है मेरे अकाउंट में? सबसे सिंपल है, मेरे बैंक अकाउंट में कितना बचता है सबको देने के बाद, मतलब उसका हकदार मैं हूँ और कोई नहीं है। सपोज़ सपोज़ गोयल जी, ठीक है? दीपेंद्र गोयल। इसका ज़ोमैटो में क्या हुआ, मान लो 1 करोड़ रुपए का सेल किया, उसने सारे खर्चे-विर्चे भर के 70 लाख का खर्चा किया, तो 30 लाख बचा। 30 लाख में मान लो टैक्स-वैक्स देके उसका 10 लाख बचा बैंक अकाउंट में। मतलब दिस बैंक अकाउंट में जो 10 लाख बचा वो गोयल जी का ही है और कोई का नहीं है। उससे उसको जो मर्ज़ी कर सकता है, मतलब वो उसके हकदार ओनर का ही है, प्रोमोटर का ही है 10 लाख, ठीक है? दैट इज़ माय फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास कितना पैसा है जो फ्री में, कभी भी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। कोई आके क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई आप ये 10 लाख रुपए क्यों इधर यूज़ कर रहे हो? बिकॉज़ दैट इज़ माय पैसा, मैं कुछ भी करूँ, आपको क्या? ठीक है? बट अब फर्म वाला क्या होता है? फर्म वाला मतलब जो मैं 1 करोड़ कमाया माइनस 70 लाख, ठीक है? 30 लाख है। इससे जो मैं इंटरेस्ट माइनस करता हूँ, इंटरेस्ट जो माइनस करता हूँ वो मैं माइनस नहीं करूँगा। बेसिकली भाई ईबीआईटी माइनस द टैक्सेस करके जो आएगा, तो मतलब क्या आप क्या बोलना चाह रहे हो? भाई मैं इंटरेस्ट माइनस नहीं करूँगा, मतलब फर्म मतलब ओवरऑल सबके लिक्विडिटी प्लस जेट वालों को मिला के प्लस प्रेफ़रेंस वाले को मिला के भाई फ्री में कितना कैश है, मतलब कंपनी के पास कितना पैसा बाकी है जो इंटरेस्ट देने के पहले तक कि आप यूज़ कर पाओ। समझ आया क्या सर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं हम लोग? 10 ना? हाँ। तो अभी हमें क्या बोला था? हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा में एक ही चीज़ बोला गया है, हमें एक्स्ट्रा में बोला गया है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो हमें ये समझ में आ गया डिविडेंड मॉडल तो लगेगा नहीं है, दिया हुआ नहीं है, तो मैं कैश फ्लो मॉडल लगा सकता हूँ, ठीक है? कैश फ्लो मॉडल के लिए क्या निकालना है? मेरे को एफसीएफई निकालना पड़ेगा। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। सर कैसे निकालेंगे वो हम आगे जाके देखेंगे। तो हम पहले क्या कर लिए, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए। हमने क्या किया, अर्निंग पर शेयर निकाल लिया, पैड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बराबर है। अब हम निकालेंगे फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी।
फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कैसे निकलेगा? अब सर आप क्यों ईपीएस निकाल रहे हो? मैं डायरेक्ट पैट से क्यों नहीं कर रहा हूँ? बाबू हम पैट से डायरेक्ट इसीलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर बेसिस पे दिया है। तो उसको मैं कन्वर्ट करूँ नंबर ऑफ शेयर से टोटल करने के, इससे अच्छा तो मैं ईज़ी रहेगा मेरे लिए अर्निंग पर शेयर निकाल लेना। समझ आया लॉजिक क्यों हम कर रहे हैं? एंड फिर मेरे को आंसर भी तो बोला वैल्यू ऑफ शेयर पर शेयर निकालना है। एक शेयर का वैल्यू क्या है वो निकालना है। जब मेरे को वही निकालना है और कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, चेंज इन वर्किंग कैपिटल पर शेयर दिया हुआ है, तो इट इज़ बेटर मैं एक मेरे को 4 चीज़ें निकालनी है। मैं 4 में वर्किंग करूँ या 1 में वर्किंग करूँ? कौन सा ईज़ी होगा? ऑब्वियसली 1 में। सर ये सब सी दीस आर ओनली द ट्रिक्स इन जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, हमारा ये दिमाग नहीं चलता है। सर इलॉजिकल आप बात बोल रहे हो सर, कर चलता है, नहीं चलेगा अब देख लेना। अगर ये सब चीज़ आप दिमाग में सेट करके नहीं जाओगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट चलना। ठीक है? तो मेरे को फ्री कैश फ्लो निकालना। फ्री कैश फ्लो टू फर्म हम कैसे निकालेंगे? सर हमें जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम कैसे निकालेंगे? देखो, मैं अगर कोई धंधा करने बैठ रहा हूँ, तो मैं कितना कमाया वो मेरे को कहाँ से निकलेगा? वो मेरे को कहाँ से निकलेगा? इनकम स्टेटमेंट से बराबर। तो इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में मैं ₹1,00,000 का, जैसे गोयल जी का 1 करोड़ का माल बेचा उसने, 70 लाख खर्चा किया, 30 लाख जो आया, वो 30 लाख आप कहाँ से निकाल पाए? इनकम स्टेटमेंट से निकाल पाए ना। तो आपको ये जानना है पहले कि भाई मैंने कितना कमाया, ठीक है? मेरा कमाई 8.923। अब उससे मैं क्या करूँगा, मैं कैपिटल और कैपेक्स और वो माइनस कर दूँगा। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के लिए मतलब क्या, जो कैपेक्स है, मतलब मैं ₹47 का कैपेक्स करूँगा, तो उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए बराबर माइनस 39, मतलब मैं टोटल पे कितना कर रहा हूँ? 47 माइनस 39 कितना होता है? ₹8। ₹8 मैं खर्चा करने वाला हूँ। बट ये मैं कहाँ से लाऊँगा? क्योंकि 27% तो डेट है, तो मेरा खुद का पैसा कितना मैं लगा रहा हूँ? पॉइंट 73, तो वो आ जाएगा। और मेरा तो बेसिकली मेरे को क्या करना है ना, नेट मेरे को फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी के लिए भाई मेरा मैंने कितना कमाया माइनस मैं कितना इन्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है? मेरा जो भी वर्किंग कैपिटल कैपेक्स है वो सब माइनस करके। तो क्या हुआ मेरा मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मेरे को 2 चीज़ें हैं। तो एक तो है मैं ₹8 लगाऊँगा मेरा कैपेक्स में, प्लस मेरा 3.45, तो 11.45 टोटल मैं क्या खर्चा करूँगा। इसका मैं 73% क्या करूँगा, कहाँ से लाऊँगा मैं? इक्विटी से लाऊँगा, बराबर? ये 27% तो वहाँ से मिला ही है मेरे को। तो 11.45 इंटू 0.73, ठीक है? दैट इज़ माई 8.35। ये मेरे को इससे माइनस हो जाएगा क्योंकि मैं तो क्या बोल रहा हूँ, ₹8 35 पैसा मेरा जो कमाई है इंटरनली मैं उससे ही खर्चा करूँगा। तो 8.923 माइनस 8.35 दैट इज़ 0.573, तो फ्रीली मेरे पास कितना बचा? 0.573 मतलब 0.645 ही बचा। लॉजिक समझ आया क्या? नहीं समझ आया, चलते समझते हैं। मान लो 1 करोड़ दीपेंद्र गोयल जी ने कमाया, 70 लाख खर्चा किया, 30 लाख बचा, 10 20 लाख टैक्स दिया, 10 लाख बचे। ये फ्री कैश फ्लो है उसका, मतलब इतना उसने कमाया। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो दीपेंद्र गोयल को स्विगी को खरीदना है, ठीक है? हाइपोथेटिकल सिनेरियो। अब स्विगी को खरीदने के लिए उसको मान लो 12 लाख रुपए चाहिए, ठीक है? 12 लाख रुपए स्विगी को खरीदने के लिए ज़ोमैटो गोयल जी को चाहिए। वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे चलो ठीक है एक काम करते हैं, हम 5 लाख का लोन ले लेते हैं, ठीक है? तो 5 लाख का लोन लिए, बाकी जो 7 लाख है वो मैं क्या करूँगा, हमने जो कमाई की है उससे मैं दे दूँगा। तो अब मेरे को एक बात बताओ, जब अब उसके पास हाथ में कितना बैंक अकाउंट में बचेगा? उसने 1 करोड़ कमाया था, 70 लाख खर्चा किया, 30 लाख प्रॉफिट आया, उससे 20 लाख रुपए टैक्स दे दिया, 10 लाख उसके नेट प्रॉफिट था। उसको जब कमाई आ गया तो उसको लगा कि मैं स्विगी को चलो खरीदता हूँ। स्विगी को खरीदने के लिए उसको 12 लाख रुपए चाहिए। 12 लाख उसके पास है नहीं, उसने क्या किया, बैंक के पास गया, एसबीआई बैंक के पास। उसको उसने बोला कि भाई आप मेरे को 5 लाख रुपए दो, मेरे को स्विगी को खरीदना है। उसने एक्सेप्ट कर लिया, दे दिया, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। वो जो 5 लाख मिला वो उसका क्या हकदार है? वो नहीं, बिकॉज़ उसको स्विगी वाले को देना है। बचा 7 लाख, उसको 7 लाख रुपए खुद का पैसा लगाना बराबर, नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा? तो वो देखा भाई मैंने तो 10 लाख रुपए ऑलरेडी कमाए, तो उससे मैं 7 लाख दे देता हूँ। तो अब गोयल जी कितना पैसा फ्रीली यूज़ कर सकते हैं? 3 लाख। सर ये 7 लाख क्यों नहीं? बिकॉज़ इसका तो एक काम आ गया। ये आप अब खर्चा करोगे, आपको पता है ये खर्चा करोगे। तो दैट इज़ नॉट फ्री। आप उसको कोई चीज़ के लिए लॉक इन कर लियो। दिस 7 लाख इज़ टू बी यूज्ड फॉर बाइंग स्विगी, आपने ये बोल दिया है। तो अब वो फ्री नहीं है, मतलब आप उसको मन चाहे खर्चा नहीं कर सकते हो, बराबर। जैसे कि क्या होता है बचपन में जब हम स्कूल जाते हैं, ठीक है? स्कूल जाते हैं तो क्या होता है, हमारा
एक रेस्ट्रिक्शन रहता है, हमारा हमें जो प्रिंसिपल हमारे जो टीचर्स होते हैं वो जो बोलते हैं वही करते हैं। बट कॉलेजेस में क्या होता है वहाँ जब फिर हम सीए व जर्नीज़ में हैं, जो हम पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं, हम क्या होता है फ्री होते हैं। कभी भी आएँगे, कभी भी जाएँगे, कुछ भी होता है। लेकिन मेरे क्लास में आप गलती से ये सब मत करना, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम जब बड़े हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, बट जो हमारा फ्री टाइम है हम कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज़ हम जो बोलेंगे मेरा लाइफ में वही होगा, बराबर? तो वैसे ही है, जब 10 लाख मेरे पास था, तो 7 लाख तो भाई मैं जो बोलूँगा वो नहीं होगा, बिकॉज़ उसको मैंने बंद कर दिया एक जगह, एक लॉकर पे बंद कर दिया। अब उस 7 लाख का काम है स्विगी को खरीद के देने का। तो बैलेंस फ्रीली मैं कुछ भी खर्चा कर पाऊँ, वो कितना रुपया? 3 लाख। समझ आया क्या लॉजिक? ठीक है। तो मैंने क्या निकाल लिया सर? मैंने निकाल लिया मेरा फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। अ, फ्लो टू इक्विटी। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी मॉडल का पता है सीएपीएम का, तो आरएफ प्लस आरएफ माइनस आरएफ इंटू बीटा। सर आरएफ दिया हुआ 8.7, सर आरएफ दिया हुआ है 8.7, आरएम दिया हुआ है 10.3 माइनस 8.7 इंटू बीटा। निकाल के फट से मेरे को बताओ, 10.3 माइनस 8.7 इंटू 0.1 प्लस 8.7, मतलब मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आ गया? 8.86, बराबर 8.86। तो मेरे को 2-3 चीज़ चाहिए था। मेरे को न्यूमरेटर में मेरा मैंने क्या बोला था, डिविडेंड मॉडल होता है, तो मैं वैल्यू निकालने के लिए क्या करता हूँ, डिविडेंड बाई आर माइनस जी करता हूँ, बराबर। तो मेरे को वैल्यू चाहिए। डिविडेंड की जगह मैं क्या बोल रहा हूँ, कैश फ्लो निकालूंगा, बराबर है, कैश फ्लो निकाल लिया। इसको अब मैं ग्रो करवाऊंगा 1 प्लस जी से, बराबर है। और मेरे को आर चाहिए था, जी चाहिए था, तो मेरे को तीनों मिल गया। तो मेरा पहले क्या है, कैश फ्लो कितना है, 0.53 कुछ आया। इसको ग्रो करवाऊंगा कितना से, 8% मेरे को बोला था। आर कितना निकला, 8.86 माइनस 8%, इसका ऐसे करके वैल्यू निकल जाएगा। देख लो निकला है क्या वैसे ही? हाँ सर, वैसे ही निकला। तो आपका ₹70 हुआ, मतलब आप आज इतना कुछ करोगे, आप जो कैपेक्स करोगे, आपका जो प्रॉफिट है उसके हिसाब से आज आपका प्राइस होना चाहिए 70, दैट इज़ माय इंट्रिंसिक वैल्यू। ये सर इंट्रिंसिक वैल्यू है कि प्राइस है? फट से मेरे को बताओ। सर दिस इज़ माय इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इसको आप क्या करोगे, मान लो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है 70.89, इसको हम 70 पकड़ के चल 71 पकड़ के चलते। अब आज अगर प्राइस 80 है, मतलब आज आप महँगा में बिक रहे हो। आपका आपके हिसाब से, आपके हिस्टोरिकल फिगर्स, आपके फोरकास्ट के फिगर्स के हिसाब से योर रेट शुड बी 71, बट यू आर ट्रेडिंग राइट नाउ एट 80, मतलब आप ओवर वैल्यूड हो, आप महँगा पे बेच रहे हो, यू आर एक्सपेंसिव। तो मैं आपको खरीदूँगा नहीं, बेच दूँगा, अगर मेरे पास है तो। अगर ये प्राइस 65 पे चल रहा है, तो क्या होगा? भाई आपका आज तो वैल्यू 71 होना चाहिए, बट आप 65 पे चल रहे हो, मतलब यू आर ट्रेडिंग एट अ बेसिकली अंडर वैल्यूड आप। तो आप इनएक्सपेंसिव हो, तो मैं आपको खरीदूँगा। जैसे कि जब कंपनीज़ एनसीएलटी में जाती है ना, व्हेनेवर एनी कंपनीज़ गो इन एनसीएलटी, जैसे कंपनीज़ कब एनसीएलटी पे जाती है, जब क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाती है, लोन वगैरह पेमेंट नहीं कर पाती है, तब जाती है। तो क्या होता है, बहुत सारे हेयर कट्स लेने पड़ते हैं क्रेडिटर को प्लस लोन वाले सबको। तो एनसीएलटी में जो कंपनी जाती है, उसपे जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उसको मोस्टली फायदा होता है। सर फायदा क्यों होता है? द रीजन इज कि वो आपको बहुत चीपर वैल्यूएशन पे मिलता है। भाई उसके एसेट्स के खुद के तो वैल्यू है। आज अगर मान लो अनिल अंबानी के जो भी एनसीएलटी में गए, जो भी कंपनीज, उसके जो भी एसेट्स थे, टेलीकॉम वगैरह, जो भी, आई एम नॉट थिंक जो गया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उनके जो भी एसेट्स थे वो तो वैल्यूएबल थे। अरे भाई अगर मैं क्रेडिटर वेडिटर हटा दूं, ₹100 का क्रेडिटर को मैं बोलूं आपको मैं ₹5 दूंगा, 1000 करोड़ के लोन वाले को बोलूँ मैं ₹100 दूँगा, तो मैंने तो सारे खर्चे कम कर दिए। जो अब एसेट्स है वो वैल्यूएबल है। तो दैट इज़ वो क्या होता है, मैं उसको चीपर रेट पे काम कर पाऊँगा, बराबर? तो दैट इज़ द लॉजिक में जब हम एनसीएलटी वगैरह पे जाते हैं, आप सीए वगैरह में अगर कोई मिड साइज़ फर्म में एनसीएलटी वगैरह का काम किए हो, प्लीज़ लुक इंटो दिस। अगेन बहुत ज्ञान हो गया, बट अगेन आई वांट टू गिव दिस ज्ञान। हम जब आर्टिकलशिप करते हैं ना, तो हमें लगता है कि सर एसएफएम, एएफएम जो भी है, इसमें हमें कनेक्ट नहीं बैठ पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो बाबू एनसीएलटी वाले जो भी वैल्यूएशंस अगर आपके पास आते हैं, ठीक है, भले ही आपके पास एनसीएलटी के टैक्स वाले काम आते हो, बट गो थ्रू दैट डॉक्यूमेंट ना। जो कंपनी आया है, रिक्वेस्ट करो ना सर एक बार मेरे को दिखाओगे क्या? दिखाएँगे वो लोग, हम देखे हैं एनसीएलटी में जब भी कोई कंपनी जाती थी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि रीड दोज़ डॉक्यूमेंट्स। कोई अगर ऐसे वैल्यूएशन के कोई काम है, एग्री कि वो आपका वर्क बहुत पेपर वर्क ही होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट अगर दिमाग में आपको 1% भी गया ना, वो 1000 पेज के डॉक्यूमेंट से, दैट इज़ एनफ फॉर यू। समझो? आपको इतना पता चल गया भाई एनसीएलटी में गया है, आप तो इतना तो बाबू आपको दिमाग रहेगा, आप सीए फाइनल में हो, आर्टिकलशिप कर रहे हो, कि भाई उसके बैलेंस शीट में एसेट्स 1000 करोड़ का है, क्रेडिटर्स मान लो 1000 करोड़ के थे, ठीक है? बट आज क्या हुआ, क्रेडिटर्स को इसने 100 करोड़ पे सलटा दिया। तो भाई उसका 900 करोड़ का तो फ़ायदा है, मतलब उसे एसेट्स आज तो मैं बेचूँगा तो 900 करोड़ तो मिल जाएगा। अब मैं किस पे खरीद रहा हूँ?
मान लो वो कंपनी को खरीद रहा है 700 करोड़ पे, तो 200 करोड़ तो सीधा-सीधा मुनाफ़ा है। हाँ या ना? है ना? So these are the things you need to look for while you are doing articleship. Just don't do articleship for the sake of it. सर मेरे को टैक्स, मेरे को ऑडिट यही करना है। ऑडिट में भी ये सब करो, बैलेंस शीट को एनालाइज़ करो। अभी तो हमारा रिक्वायरमेंट भी है, करंट रेशियो, डेट रेशियो ये सब निकालने बोलता ही है अपना कंपनीज़ एक्ट। तो गो थ्रू these थिंग्स। आई एग्री कि बहुत कुछ नहीं मिलेगा बट जितना मिलता है मिलो। जैसे हम व्हेन आई वाज़ डूइंग एन आर्टिकलशिप, मेरे को एक ऑडिट करना था कोई एक मेटालिक कंपनी का, ठीक है? तो वहाँ पे वो लोग बहुत फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते थे इन द मेटल इंडस्ट्री, ठीक है? तो मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। मतलब ऑब्वियसली दैट इज़ हम तो पढ़ते ही हैं। अभी एकदम प्रैक्टिकली आपको एकदम आयरन से कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिलेगा, डायरेक्ट लिंक मिलेगा, जैसे हमें टैक्स में मिलता है, ऑडिट में मिलता है, एफआर में मिलता है बहुत ज़्यादा, लॉ में मिलता है। अभी तो अपना लॉ ठीक है, उस पे आ गया है बट लॉ में मिलता है। कॉस्टिंग में नहीं मिलता, तो कॉस्टिंग और एसएफएम डायरेक्ट आईडीटी में भी मिल जाता है, बट एसएफएम एंड कॉस्टिंग में प्रॉब्लम आता है। तो कॉस्टिंग में भी ये करो भाई, आप कोई भी कंपनी को एनालाइज़ कर रहे हो, तो जब हम जाते हैं ऑडिट करने तो उसके पहले समझो कि व्हाट इज़ द कॉस्टिंग कैसे होता है, बिकॉज़ आपके प्रिंसिपल ऑब्वियसली आपको ओवरव्यू देंगे। हम जब जाते थे कोई भी कंपनी को ऑडिट करने के लिए, द फर्स्ट टाइम हमें ऑडिट मिलता था, तो हम क्या करते थे, हमारी जो हम मैंने मिड साइज़ फर्म से ऑडिट किया, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता था, हमें एक पूरा 1-2 घंटे का एक ट्रेनिंग दिया जाता था कि भाई ये कंपनी का ओवरव्यू है, वो है। फिर हमें धीरे-धीरे जब व्हेन वी केम टू सेकंड ईयर, क्योंकि मैंने 3rd ईयर पे आर्टिकलशिप किया था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था। तो जो सेकंड ईयर है उसमें मैंने हमें लेके जाया जाता था, ठीक है? ऑब्वियसली वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक दैट टाइम, बट एट लीस्ट हमें लेके जाया जाता था, वो जो मीटिंग है वो उसपे क्या बात हो रहा है। तो हमारे प्रिंसिपल्स क्वेश्चन्स करते थे, सर आपका रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है? व्हाट आर द फैक्टर्स? तो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, कॉस्टिंग कहाँ पे है? कौन-सा आपको लगता है कि वोलेटिलिटी है, तो ये सब भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं आपको समझने के लिए। तो जब ऑडिट पे जाते हो, प्लीज़ मेक श्योर ओनली यू आर नॉट डूइंग एन ऑडिट बट यू आर आल्सो लिंकिंग योर सब्जेक्ट्स विथ इट। इसलिए मैं बोलता हूँ पहले व्हेनेवर यू आर क्लियरिंग योर सी-एंटर, फर्स्ट डू एफआर एंड एसएफएम, बिकॉज़ ऑडिट वगैरह तो क्या आप सीखते रहते हो, बट एफआर, एसएफएम आपको क्या होता है, सीखने इतना डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है। एफआर में भी एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है। तो ये दोनों सब्जेक्ट अगर पहले से करोगे और जब आर्टिकलशिप में अप्लाई करोगे ना, नाउ यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स। सर मैंने एसएफए में ये सीखा डेरिवेटिव्स, मैंने फॉरेक्स सीखा, मैंने एमएनए सीखा, मैंने एनसीएलटी का सिक्योरिटी वैल्यूएशन सीखा, अब एनसीएलटी का कोई काम आया तो टेक इट अप। यू हैव टू गो टू द प्रिंसिपल एंड टेल। ऐसा नहीं होगा आप बैठे रहोगे और आपको प्रिंसिपल बोलेगा। हमेशा ऑडिट नहीं करना, हमेशा ये नहीं करना। थोड़े टैक्स के जब काम कर रहे हो, टैक्स में तो डायरेक्ट टैक्स में बहुत सारा वैल्यूएशन वाला काम आता है। हमारे पास तो बहुत मतलब मेरे एक्चुअली मेरा फर्म जो था उसमें तो मेरे जो प्रिंसिपल थे ही वाज़ अ लॉयर आल्सो, तो उसको मतलब एलएलबी किए हुए थे उन्होंने। तो उनको पता रहता था, तो बहुत सारा उनके पास काम आता था। लुक फॉर दोज़ थिंग्स आल्सो, वर्क ऑन दोज़ थिंग्स, इट विल हेल्प यू टू शेप योर करियर, ठीक है? जो भी है, तो अभी इस हिसाब से हमें वैल्यू निकालना है, तो हम वैल्यू निकाल लिया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10 समझ आया? हाँ या ना? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो क्वेश्चन 10 हमने सर क्यों किया था? बिकॉज़ वो हमें बोला था वैल्यू निकालना विद द हेल्प ऑफ कैश फ्लो मेथड। तो हमने 2 चीज़ सीख ली। एक हो गया वैल्यूएशन, डिविडेंड वाले से सीख लिया, एक हो गया हमने कैश फ्लो वाले से सीख लिया। बचा है कौन-सा? अर्निंग वाला एंड हमने यील्ड वाला सीख लिया। क्वेश्चन 11 देखो, शेयर्स ऑफ वॉइस लिमिटेड आर बीइंग कोटेड एट अ प्राइस अर्निंग रेशियो ऑफ 8 टाइम्स। मतलब भाई उसका 8 टाइम्स है, मतलब आप अगर पी क्या होता है बताओ? लेट मी नो। व्हाट इज़ पी? टेल मी। अगर मैं बोलता हूँ कोई वॉयज का पीई इज़ 8, तो व्हाट डज़ इट मीन? टेल मी। मतलब सर अगर वो ₹1 कमाई कर रहा है, वो आपसे ₹8 माँग रहा है इन रिटर्न। मतलब वो बोल रहा है मैं आपको ₹1 कमा के दूँगा, लेकिन आज आपको मेरे को ₹8 देना पड़ेगा भाव, मेरे को खरीदने के लिए, बराबर? द कंपनी रिटेन्स ₹5 पर शेयर, मतलब अगर अगर वो कुछ कितना भी रुपया कमाता है उसका ₹5 वो रिटर्न कर लेता है। ना वो जो रिटर्न करता है दैट इज़ 45% ऑफ इट्स अर्निंग पर शेयर। सो तो मेरे को बोला गया, मेरे को क्या बोल दिया, रिटेंशन रेशियो मेरे को बोला 45%, तो मेरे को डिविडेंड पे आउट कितना है 55, तो मैं यहाँ से अर्निंग पर शेयर निकाल लूँगा। हाँ सर, कैसे? 5 डिवाइड बाय 0.45, मतलब मैं 45% इज़ माय 5 रुपीज़, तो माय 100% कितना होगा? 5 बाय 0.45 इंटू 100, दैट इज़ ईपीएस इज़ माय ₹11 11 पैसा। मतलब मैं ₹11 11 पैसा कमाता हूँ, उसका 45% मैं रिटर्न कर लेता हूँ, 55% पे आउट। मोस्टली क्या होगा, ये सर्विस बेस्ड कंपनी होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगा उसका इतना ज़्यादा डिविडेंड पे आउट नहीं होना चाहिए।
मतलब आप क्या कंपनी कब डिविडेंड कंपनी ज़्यादा पे आउट करती है? पहला तो है कि कंपनी सोचती है कि भाई मेरे पास देयर इज़ नो फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स आई कुड मेक, तो मैं भले ही पैसा आपको उतना परसेंटेज कमा के नहीं दे पाऊँगा आपका मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, तो इट्स बेटर कि मैं जाऊँ और आपको वो दे दूँ, पैसा आपको रिटर्न कर दूँ आपका। समझ आया? तो क्या बोलता है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द कंपनी इफ द मार्केट प्राइस एक्सपेक्ट्स अ ग्रोथ रेट ऑफ 15%। तो आपको बोला गया है भाई, पी बोला 8 टाइम्स, आपको अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, आपको डिविडेंड पे आउट दिया हुआ है, आपको रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है और आपको बोलता है कि ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है 15%। मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल के बताओ। तो मेरे को फट से बताओ आप मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, हमारा फॉर्मूला याद करो, डिविडेंड मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइड बाय आर माइनस जी। तो मेरे को आर निकालने बोला, जी दिया हुआ है, डी जीरो दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है। तो मेरे को और एक वी वैल्यू चाहिए। तो वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? विद द हेल्प ऑफ मार्केट वैल्यू, दैट इज मार्केट प्राइस कैसे निकालूंगा? विद द हेल्प ऑफ द पी एंड द ईपीएस। मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? पी मल्टीप्लाइड बाय द अर्निंग पर शेयर। पी मेरे को क्या बोला था? 8 टाइम्स। अर्निंग पर शेयर हमने निकाला 11.11, तो 11.11 into 8 times, that is market price is 88.88। तो इस हिसाब से मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालूँगा। मेरा एक सजेशन रहता है जो मेरे को तो अच्छा लगता है समझने में, आपको नहीं पता कैसा लगता है। मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ये सारे फॉर्मूलाज़ नहीं देखता हूँ, ठीक है? आई ओनली रिमेंबर माई इन माई ब्रेन बिफोर व्हेन आई वाज़ डूइंग सी ऑल्सो, मेरे को पता था वैल्यू इक्वल्स टू डी ज़ीरो 1 प्लस जी डिवाइड बाय आर माइनस जी। इसको मैंने ऐसे करके समझ लिया था, तो मेरे को पता था कि बस मेरा लाइफ ये है, इसके बाद और कुछ नहीं। ये फॉर्मूला मेरे को याद है तो मतलब सब कुछ मैं कर लूँगा। क्योंकि देखो, ये इक्वेशन से मेरे को कुछ ना कुछ देगा। हो सकता है मेरे को वैल्यू निकालने बोलेगा, हो सकता है डिविडेंड निकालने बोलेगा, हो सकता है ग्रोथ निकालने बोलेगा, हो सकता है आर निकालने बोलेगा। आर वाला हमने निकाला था, वो जो इंटरपोलेशन मेथड से, कि मेरे को भाई 2 रेट दिया हुआ है, बिकॉज़ दैट वाज़ अगेन बिकॉज़ वो मेरे को मल्टीपल ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला था। अगर वो मेरा कांस्टेंट ग्रोथ होता, मेरे को इंटरपोलेशन नहीं करना होता। इंटरपोलेशन हम कब करेंगे? व्हेन देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिफरेंट ग्रोथ रेट, तब हमें इंटरपोलेशन काम होगा। बिकॉज़ मैं टर्मिनल वैल्यू एक निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ केई, एंड मेरे को जो पीवी भी निकालना पड़ेगा। तो 2 चीज़ों के लिए मेरे को चाहिए होता। तो इसलिए मैं पे वहाँ पे इंटरपोलेशन करेंगे। बट यहाँ तो नहीं चाहिए, तो हम पीवी निकाल दिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिए, बराबर? सर कॉस्ट ऑफ निकल गया। अब बोलते हैं द एंटीसिपेटेड ग्रोथ रेट इज़ 16%। पहला क्वेश्चन बोला था कि 15% ग्रोथ रेट है, आप बताओ मेरे को कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? सेकंड बोलते हैं कि 16% आप पकड़ के चलो ग्रोथ रेट, अब मेरे को बताओ प्राइस क्या होगा? विद द सेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ द ये फॉर्मूला मेरे को क्या निकालने बोला? वैल्यू। नाउ द ओनली द चेंज इज़ द ग्रोथ रेट। निकाल लेंगे। इफ द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 20%, फिर मेरे को बोल दिया भाई आर इज इक्वल टू 20% एंटिसिपेटेड ग्रोथ रेट 90%, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। मैं तो बोलूंगा हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में जो वैल्यू निकाला था ना, वो नहीं करके क्वेश्चन नंबर 11 कर देना। ना वाई सर क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में 3 चीज प्रैक्टिस होगा। आर ई कैसे निकालता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एंड मेरे को हर डिफरेंट ग्रोथ रेट से, मतलब एक ही क्वेश्चन में मेरे को 3 बार मैं वैल्यू निकाल सकूंगा, 3 बार वो फॉर्मूला को यूज कर पाऊंगा। तो आई थिंक दिस इज बेटर, इट्स बेटर टू सॉल्व दिस थिंग। ठीक है, समझ आया क्या? हाँ या ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इज रिपीट ऑफ मॉक टेस्ट पेपर 2 May 25, क्वेश्चन नंबर 3A। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर 2 जो है, अच्छा मॉक टेस्ट पेपर 7, 8, 9, 10 ऑफ May 2025 is similar to mock test paper of November 24 and May 24, if I am not wrong। मॉक टेस्ट पेपर May 24 का, November 24 का जो मॉक टेस्ट पेपर है, दैट इज हूबहू सेम फॉर मॉक टेस्ट पेपर 7, 8, 9, 10 ऑफ May 25। ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। तो आपको कोई एक भी करोगे तो चलेगा, हमारे पास क्वेश्चंस है, बट अगर आप कोई और के क्वेश्चंस करो, बिकॉज राइट नाउ दिस आई एम नॉट गिविंग इट राइट नाउ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ क्लासेस हो जाने के बाद, आफ्टर दिस रिविजन सीरीज इज ओवर, आई विल गिव सम ऑफ द क्वेश्चन जो भी मैंने करवाया है, आई विल गिव दैट पीडीएफ नोट्स इन द टेलीग्राम ग्रुप। तो प्लीज ज्वाइन इट टू गेट दैट पीडीएफ ग्रुप, पीडीएफ फाइल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल फॉर पीक्यू आर लिमिटेड फॉर द ईयर 2008। कोई मेरे को एक चीज मेरे को समझ नहीं आता, मतलब आई हैव अ मतलब आई हैव अ इश्यू विद दिस थिंग्स। जो भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, मतलब आई डोंट नो इफ दे विल सी आल्सो नॉट माय वीडियो, बट इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि लेट्स मेक अ हैबिट और लेट्स मेक अ चेंज इन दिस सिस्टम, कि हम कंपनीज का नाम ले ले प्रैक्टिकली। पीकेआर की जगह अगर मैं ज़ोमैटो की जगह होमैटो में बोलूँ तो भी चलेगा मेरे को। बट दैट दैट मेक्स लाइफ ईज़ियर, बिकॉज़ एक्चुअली तो हम थियोरेटिकल पढ़ते हैं।
फिर उस पे भी पीक्यूआर, वॉयज ये सब आ जाता है तो हमें कनेक्ट नहीं मिलता। दैट इज़ माय दैट इज़ एक्चुअली माय रिक्वेस्ट और मेरे को ऐसा लगता है। आई डोंट नो व्हाट अबाउट अदर्स बट मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा प्रैक्टिकली अगर ये क्वेश्चंस पे आ जाए तो इट्स फाइन। मतलब हमें टेस्ट करो बट गिव मी सम गुड नेम्स, ठीक है? सीएफए में ऐसा किया जाता है बट वहाँ पे अगेन देयर इज़ अ नेम इश्यू क्योंकि आप अगर ज़ोमैटो का बोल दोगे 125 लाख, भले ही इश्यू नहीं किया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। सो आई एम सेइंग डोंट गिव ज़ोमैटो भाई होमैटो दो, ज़ोमैटो दे दो, कुछ भी दे दो बट एटलीस्ट सिमिलर दो इट इज़ ईज़ियर फॉर अस, ठीक है? फाइनेंशियल डेटा दिया हुआ है पीकेओ लिमिटेड का, डिवेंचर बोला है 125 लाख उसका है, बॉन्ड्स उसने किया है 50 लाख तो उसके पास 2 फिक्स इनकम 2 इंस्ट्रूमेंट है, जिसपे उसको फिक्स खर्चा देना है। एक हो गया डिवेंचर, एक हो गया बॉन्ड्स। उसका इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस है, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स सर कैसा है 125 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 300 125 400 500 575 25 का कुछ होगा, ठीक है? एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब क्वेश्चन में पूरा नहीं दिया हुआ है। एसेट टर्नओवर रेशियो 1.1 है, ठीक है? मतलब सेल्स बाय एसेट जो होता है दैट इज़ 1.1। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इज़ 8%, इफेक्टिव टैक्स रेट इज़ 40%, ऑपरेटिंग मार्जिन इज़ 10%, डिविडेंड पे आउट इज़ 16.67 मतलब अगर वो ₹1 कमाता है उसका 16.67% वो बाँट देता है, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टू द शेयर होल्डर्स। करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मेरे को वैल्यू तो दिया हुआ है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, तो मेरे को देखो आर भी दिया हुआ है, ग्रोथ नहीं दिया हुआ है। बाकी मेरे को आर दिया हुआ है, डिविडेंड पे अच्छा भी दिया हुआ है। हो सकता है मेरे को ग्रोथ रेट निकालने बोले, आई डोंट नो। तो बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ड्रॉ एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर। इट इज़ ईज़ी। इनकम स्टेटमेंट हम ड्रॉ करेंगे फिर बोला अच्छा ग्रोथ रेट बोला ही है निकालना है। फिर बोलता है कैलकुलेट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर्स यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। ओके, मेरे को प्राइस बोला था उसको कंपेयर करना है बेसिकली। कब मेरे को वैल्यू निकाल के बताओ यूजिंग द डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन द इन्वेस्टमेंट इन द करंट प्राइस? तो पहला मेरे को बोला भाई आप इनकम स्टेटमेंट बना के दो, सेकंड मेरे को बोला ग्रोथ रेट निकाल के दो, थर्ड मेरे को बोला वैल्यू निकालो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड देन कंपेयर दैट इंट्रिंसिक वैल्यू विद द करंट प्राइस। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है? अगर मेरे को इनकम स्टेटमेंट में मेरे को पहला चीज क्या चाहिए? पहला चीज मेरे को चाहिए सेल्स। सर यहाँ से मेरे को बताओ सेल्स कैसे निकलेगा? ऐसा क्या फिगर दिया हुआ है जहाँ से मैं सेल निकाल सकता हूँ? सर मेरे को एक एसेट टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है सर? सेल्स बाय एसेट मेरे को बोला है 1.1। तो सर मेरे को टोटल एसेट का वैल्यू बोला गया है 600। तो मैं सेल्स निकल गया सर 600 इंटू 1.1 660 बोल दिया। ठीक है, अब मेरे को बोला गया है सर अब मेरे को परचेस चाहिए। परचेस के बाद मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट या ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ निकालना है। तो मेरे को बोल दिया ऑपरेटिंग मार्जिन है मतलब 10% है दैट इज ईबीआईटी। ठीक है, तो 660 का 40% सॉरी 660 का 10% इज माई ईबीआईटी दैट इज 66। ठीक है, ये मेरे को ईबीआईटी आ गया। देखो उसने वही एक ही बात है, ठीक है। ठीक है, 66 है कि अब मेरे को इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट में क्या करूंगा सर? मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूँ? 125 इंटू 8% प्लस 50 इंटू 10%। नहीं, आपको अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया गया है तो आप उससे निकालो। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट कितना है? 125 प्लस 50। तो 125 प्लस 50 इंटू 8% मेरे को बोला इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8%। तो मेरे को निकालना है इंटरेस्ट। इससे मैं ईबीटी निकालिए। ईबीटी में मेरे को बोला टैक्स है 40% निकाल दिया। मेरे को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के इनकम स्टेटमेंट यही खत्म हो जाता है। फिर आप डिविडेंड निकाल के रिटेन अर्निंग बता दो। और ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है सर? बी इंटू आर। मेरे को बी मतलब क्या होता है? रिटेंशन। रिटेंशन कैसे निकलेगा? 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इंटू आरओई। आरओई मेरे पास दिया हुआ है। आरओई मेरे को नहीं दिया हुआ है, तो आरओई निकाल लेंगे। आरओई कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया हमारा 31.2 एंड मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल इज माई 100 प्लस 300 मतलब 400। तो मेरा 31.2 प्लस 400 मतलब 7.8। इससे मैं ग्रोथ रेट निकाल लूंगा, बराबर है। अब तो फिर सिंपल ही है, फिर मैं वैल्यू निकालूंगा। वैल्यू कितना है? 6.91। इज इट इक्वल टू अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड? भाई आपका प्राइस आज चला ₹14 बट मेरे हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आज आपका
फ्यूचर देख के मैं बोलता हूँ आज आपको 6.91 पे ट्रेड करना चाहिए। इज़ इट ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड? ऑब्वियसली ओवरवैल्यूड, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। समझ आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ईज़ी है। क्वेश्चन 13 आई डोंट थिंक, मतलब आपको अगली बार और रिवाइज़ करो क्वेश्चन 12, इट इज़ ईज़ी, पर एक बार देख लेना, मतलब डोंट राइट एंड प्रैक्टिस, एक बार देख लेना इनकम स्टेटमेंट। देखो इनकम स्टेटमेंट भी एक्चुअली नहीं देखना है। आई विल से लीव इट। ऐसा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रोथ रेट आपको पता ही रहेगा, डिविडेंड, लीव इट, डोंट डू क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? आई थिंक मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाना था बोल के मैंने दिखाया है, बट डोंट डू इट सेकंड टाइम तो। हो गया, अभी जो क्लास में किया अभी साथ-साथ कर लिए। हाँ, यहाँ पे एक ही चीज़ है अलग, कि इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है तो मेरे को वो पकड़ना है। अगर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं दिया रहता, तो हम क्या करते हैं सर, 125 इंटू 8%, 125 इंटू 8% और 50 इंटू 10%, तो मेरा 15 आता, तो मेरा आंसर में खाली क्या होता, 14 की जगह 15 हो जाता। ठीक है, तो वो देख लेना अगर देखना है तो, अदरवाइज नॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, सैम लिमिटेड हैज जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ 2 पर शेयर। ये कंपनी को ये है 2 रुपया पर शेयर अभी दिया है उसने, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 6%, 6% पे वो ग्रो करना चाहता है। बराबर है, ग्रो करने देंगे। आफ्टर पेइंग डिविडेंड, तो मेरे को डिविडेंड बोला है, हैज जस्ट पेड। नाउ फोकस ऑन दिस वर्ड, पेड अ डिविडेंड। पेड अ डिविडेंड मतलब ये D0 होगा कि D1 होगा? सर D0 होगा, ठीक है? And it is expected to grow at 6%. After paying dividend, the board declared to take up a project by returning the next 3 annual dividends. क्या बोलता है, ये पेमेंट कर दिया D0, उसके बाद बोलता है, नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। क्या बोला, आज उसने डिविडेंड कितना दे दिया, 2 रुपया दे दिया, उसके बाद बोला वो हर साल 6% से ग्रो करेगा, मतलब कॉन्स्टेंट ग्रो करेगा, बट आफ्टर पेइंग द डिविडेंड, आज देने के बाद ही द बोर्ड डिक्लेयर्ड टू टेक अप अ प्रोजेक्ट बाय रिटर्निंग द नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड्स, मतलब बोर्ड को याद है भाई मेरे को एक नया प्रोजेक्ट लेना है, बट वो प्रोजेक्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लोन नहीं लेना चाहता हूँ आज के डेट पे। व्हाट आई विल डू इज, मैं अगले 3 साल डिविडेंड नहीं दूंगा, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आई विल गिव जीरो डिविडेंड। डिविडेंड जीरो रहेगा, भले ही 6% से ग्रो करता, बट आई एम सेइंग आई विल नॉट गिव एनी डिविडेंड। ये लाइन समझ आ रहा है कि नहीं बाबू? वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट, प्लीज मार्क इट। इट इज एक्सपेक्टेड दैट दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ द सेम रिस्क एज द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। जो बाकी सारे प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से ये प्रोजेक्ट भी रिस्की है, ठीक है? द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल स्टार्ट कमिंग फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड, मतलब फोर्थ ईयर से इसका फायदा मिलते रहेगा। द डिविडेंड्स देन विल द डिविडेंड्स विल देन बी 2.5 पर शेयर एंड ग्रो एट 7%, मतलब अब फोर्थ ईयर को क्या रहेगा, उसको ₹2.5 करके वो देगा डिविडेंड, उसके बाद वो 7% से ग्रो करेगा। सो सर ये जो 6% है कोई काम का है क्या? एज़ ऑफ नाउ जो लग रहा है कोई काम का नहीं है। तो अभी काम का क्या, आज ₹2 आपने दिया, नेक्स्ट 3 साल आप कोई प्रोजेक्ट लोगे तो डिविडेंड नहीं दोगे। उसके बाद फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आप ₹2.5 करके डिविडेंड दोगे एंड दैट विल ग्रो एट अ रेट ऑफ 7%। समझ आया? हाँ सर। अब एक इन्वेस्टर है, has 1000 shares in Sam Limited and wants a receipt of at least 2000 per annum from this investment. उसके पास 1000 शेयर्स है खुद का, श्याम लिमिटेड का 1000 शेयर्स है, एंड उसको कुछ भी हो भाई, उसको साल में 2000 रुपए उससे कमाई करना है एटलीस्ट, मतलब हो सकता है अभी क्यों, माइट बी ही इज अ सीनियर सिटीजन, माइट बी उसके पास और कोई एक्टिव इनकम नहीं होगा तभी उसको मिनिमम 2000 चाहिए, या माइट भी उसको एक गोवा का कोई ट्रिप करना है, ठीक है सर 2000 में हो जाएगा, नहीं होगा, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि माइट भी उसको कोई ट्रिप पे जाना है, ठीक है, इसलिए उसको पैसा चाहिए। श्योर दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, कि आप मेरे को ये बताओ कि जो बोर्ड ने जो ये कांड किया है उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑल्सो सो एज how the investor can maintain his target receipt from the investment for the first 3 years and improve income thereafter, given that the cost of capital is 8%। अब मेरे को ये बताओ सर वो कैसे करेगा, 2000 रुपया कमाएगा, हाउ ही शुड मेंटेन इज 2000 रुपीज फॉर द फर्स्ट 3 years, और उसके बाद गिवन कि उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है, तो पहले समझते हैं आज उसका वैल्यू क्या होएगा। तो पहले मेरे को समझना है वो जो प्रोजेक्ट मेरे को दिया अभी वो 6% काम का आएगा। जो प्रोजेक्ट लिया उसके पहले उसका प्राइस क्या था? आज जो उसने डिविडेंड दिया उस हिसाब से उसका प्राइस क्या था? तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 डिवाइड बाय 0.08 माइनस ₹106। तो उसके बाद क्या हुआ? हाउएवर इफ द बोर्ड इम्प्लीमेंट्स हिज डिसीजन नो डिविडेंड वुड बी पेएबल फॉर 3 इयर्स एंड देन द डिविडेंड फॉर 4th ईयर वुड बी 2.5। तो आप क्या करोगे? आप क्या निकालोगे पहले? देखो, समझो। पहले आप निकालोगे कि भाई ₹2 आपने डिविडेंड दिया है 0 आज पे, तो आपने बोला था 6% पे ग्रो करेगा, उसके हिसाब से वैल्यू निकालोगे, निकाल लिया। निकालने के बाद ही आपको न्यूज़ आया कि भाई आपका बोर्ड ने बोला है
कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप 0 डिविडेंड दोगे, फोर्थ ईयर से वो क्या करेगा, ₹2.5 करके डिविडेंड देगा एंड दैट विल ग्रो एट 7%, ठीक है? तो मेरे को क्या बोल दिया, D4 इज़ 2.5 एंड D5 विल बी 2.5 इंटू 1 प्लस G, ठीक है? ये बोला, बराबर? तो अब मेरे को क्या करना है ना, मेरे को इसका प्राइस निकालना है। सर प्राइस कैसे निकलेगा? हम P0 निकालेंगे, ठीक है? मतलब हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइस क्या होता है ये निकालेंगे, इसका पीवी करेंगे, दैट इज़ हम निकालेंगे प्राइस P3 पहले। P3 कैसे निकालेंगे, 2.5 डिवाइड बाय 0.08 माइनस 0.07। सर हम D5 क्यों निकाले, हम क्यों निकाले? क्योंकि हमको बोला 2.5 से ग्रो करेगा, फोर्थ ईयर पे 2.5 होगा, वो पेमेंट होगा, दैट इज़ D4 ओनली, फोरकास्टेड है। उसके बाद वो 7% से ग्रो करेगा वैसे। तो D4 जो मेरे को दिया हुआ है, उसके हिसाब से मैं P3 निकालूँगा। निकाल लो पहले 2.5 और 2.5 डिवाइड बाय 0.01, मतलब आपका प्राइस आना चाहिए ₹250, मतलब 3 साल बाद आपका मार्केट प्राइस होना चाहिए ₹250। तो उसके हिसाब से आज क्या प्राइस होना चाहिए, इसका पीवी निकालो, 1.08 इंटू 1-2, 1.259712, 1.259712, मतलब आज आपका प्राइस होना चाहिए 198। पहले आपने जो बोला था ₹2 डिविडेंड दिया, 6% पे ग्रो करेगा, उसके हिसाब से आपका प्राइस होना चाहिए था ₹106। बट गिवन आपने एक अच्छा डिसीजन लिया कि डिविडेंड आप दोगे ₹2.5 3 साल बाद एंड आप प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करोगे, उसके हिसाब से आपका प्राइस होना चाहिए 198। सर ये लॉजिकल कैसे हुआ बाबू? लॉजिकल ही है। अगर कोई कंपनी में बोलता है कि मैं एक्सपेंड करना चाहता हूँ एंड देयर इज़ अ ग्रोथ, क्योंकि आप एक्सपेंड तभी करोगे ना कि देयर इज़ अ हायर ग्रोथ और आपके पास है कि वो मार्केट में रूम है कि आप ग्रो कर सकोगे, तभी आप करोगे, बराबर? तो वो चीज़ें देखता है। तो आपके हिसाब से 198 आया। So the price of the share is expected to increase from 106 to 198 after the announcement of the project. The investor can take up the situation as expected. Expected market price after 3 years 250 है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, 2 साल पहले क्या होगा, 1 साल पहले क्या होगा, बिकॉज़ मेरे को बेचना पड़ेगा, बराबर? इन ऑर्डर टू मेंटेन, पहला साल वो क्या करेगा, द फर्स्ट ईयर उसके पास उसको क्या कितना चाहिए, ₹2000 चाहिए। ठीक है? तो वो बेचेगा कितना, 214.33 पे अगर बेचा तो वो बेचेगा 9.33 शेयर्स, दैट इज़ 10 शेयर बेचेगा। सर 10 क्यों बोल रहे हो आप, 9.1 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं बोल रहे हो? बिकॉज़ उसको मिनिमम, अगर वो एटलीस्ट नहीं बोलता, अगर वो बोलता है एप्रोक्सिमेट 2000 तो मैं 9 लेता। बट वो बोला भाई मिनिमम मेरे अकाउंट में 2000 दिखना चाहिए, तो मैक्सिमम में हो सकता है, मिनिमम मेरे को 2000 चाहिए। तो आई विल टेक द अपर राउंडिंग ऑफ, ठीक है, 10, समझ आया? यहाँ पे 9 कर दोगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा। हाँ सर, नहीं देगा। तो लॉजिकल है, वो मेरे को बोल दिया एटलीस्ट मेरा मिनिमम मेरे अकाउंट में 2000 चाहिए, मतलब चाहिए। तो भाई उसके ऊपर मेरे को लेने में दिक्कत नहीं, उसके कम नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम जाने वाला है ₹5120, आप अकाउंट में कितना रखोगे? 5000 रखोगे कि ₹5125 रखोगे? ऑब्वियसली ₹5125, बिकॉज़ भाई कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो प्रीमियम जाएगा ही नहीं। हो सकता है उसका भी यही ऐसा कुछ कंडीशन हो, ठीक है? तो पहला तो हमें समझ में आ गया कि मेरा प्राइस मैंने निकाल लिया। अब हम क्या करना है ना, हमें जो प्राइस दिया हुआ है, हमें जो, हम हर साल का पीवी निकालेंगे। मतलब ₹250 जो आया मेरा प्राइस 3 थर्ड ईयर पे प्राइस आया, फिर P2 निकालेंगे, फिर P1 निकालेंगे, बिकॉज़ आज तो मेरे को मिल गया, अब अगले साल उसको ₹2000 चाहिए। तो वो 2000 कैसे निकालेगा अगर उसको डिविडेंड नहीं मिलता? वो क्या करेगा, अपने कुछ शेयर्स जो है वो बेच देगा। कितना शेयर्स मैं बेचूँ सर, टू मेक 2000? तो भाई मेरे को चाहिए ₹2000, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है वो निकालो। फर्स्ट ईयर के बाद मार्केट में प्राइस चलेगा ₹214, तो उसको 10 शेयर बेचना है। सेकंड ईयर पे से 2000 डिवाइड बाय 221.48, 8.64 माने 9 शेयर्स। फिर 2000 डिवाइड बाय 250, मतलब 8 शेयर्स, तो 10, 9, 8। तो उसने कितना टोटल 3 साल में शेयर्स बेच दिया, 100 शेयर्स था, उसने 10 बेच दिया, 9 बेच दिया, 8 बेच दिया। तो एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर उसके पास 73 शेयर्स है, बराबर? 973, सॉरी 973 शेयर्स है और ₹250 करके, तो उसका वैल्यू है 243, 250। ठीक है? और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स तो उसको मिलेगा ही, तो 973 इंटू 2.5, मतलब 2432, तो मिनिमम 2000 तो मिल ही रहा है। If the project is taken up the company, the investor would be able to maintain his receipt of at least 2000 for the years and would be getting increased income thereafter। तो उसके बाद उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, बेचना नहीं है, डिविडेंड मिल जाएगा। क्वेश्चन समझ आया क्या? क्वेश्चन नंबर 16 सर इस पे क्या था? पहला तो था कि यहाँ पे एक ट्रिक ये दिया हुआ था कि भाई, यहाँ पे ये ट्रिक दिया हुआ था कि भाई बीच में आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। नॉर्मली हमने अभी तक जो क्वेश्चंस पढ़ा उसमें देखा कि बीच में क्वेश्चंस डिविडेंड मिलेगा। यहाँ बोला डिविडेंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा बताओ? तो वो हमने देखा, डिविडेंड नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्लस हमने देखा अब एज़ एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं अगर पैसिव इनकम लेता हूँ, मैं ₹2000 चाहता हूँ मिनिमम, तो भाई अगर कंपनी अगर अगले साल जैसे मैं रिलायंस पे इन्वेस्ट करता हूँ,
मान लो अगले साल वो डिविडेंड नहीं दी, सपोज जोमेटो में मैंने इन्वेस्ट किया, इस साल डिविडेंड दिया तो मैंने दिया, एंड आई एम अ पर्सन हु वांट्स एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ डिविडेंड। तो अगर नहीं देगी मैं क्या करूंगा डिविडेंड लेने के, मेरे पास जो शेयर्स है वो बेचूंगा, एटलीस्ट मेरे अकाउंट में पैसा दिखना चाहिए। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 6 इन मार्केट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, राहुल लिमिटेड हैज अ सरप्लस कैश ऑफ 100 lakhs and want to distribute at 20% of it to shareholders। उसके पास 100 लाख रुपए है एंड उसका 27% वो बांट देना चाहता है। क्यों? उसके पास काम धंधा है नहीं। द कंपनी डिसाइड्स टू बाई बैक द शेयर्स। कैसे बांटेगा वो? बाई डूइंग अ बाई बैक। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट्स शेयर प्राइस आफ्टर रीपर्चेज इज लाइकली टू बी 10% अबव द बाईबैक प्राइस इफ द बाईबैक रूट इज टेकन। मतलब अगर उसने अगर वो 100 रुपए पे बाईबैक करता है, ठीक है, तो बाईबैक के बाद प्राइस 110 हो जाएगा। ठीक है, द नंबर ऑफ 110 कैसे बोला सर आपने? 100 प्लस 10% ऑफ 100, क्योंकि बोला मेरे को 10% अबव बोल रहा है। अगर बिलो बोलता तो मैं 100 माइनस करता, बट मेरे को बोला अबव, तो जो भी रेट पे बाईबैक करोगे उससे 10% महंगा पे उसके बाद बिकेगा। द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इज 10 लाख एंड द करंट ईपीएस इज 3। अब मेरे को बताओगे आप, अगर मेरे को बाईबैक मेरे को कितना पहले डिस्ट्रीब्यूट करना बताओ। 100 लाख इंटू 27%, मैंने 27 लाख मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मेरे को क्या चीज चाहिए? नंबर ऑफ प्राइस। मेरे को 27 लाख निकालने के लिए मेरे को नंबर ऑफ प्राइस चाहिए। मेरे को नंबर ऑफ सॉरी प्राइस पर शेयर चाहिए, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पर शेयर सॉरी प्राइस चाहिए मेरे को, ठीक है। एंड मेरे को करंट ईपीएस बोला 3, तो मेरे को बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्राइस एट व्हिच द शेयर्स कैन बी रीपर्चेज्ड इफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी शुड बी 210 लाख आफ्टर बायबैक। तो क्या बोलता है, बायबैक के बाद उसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन 210 लाख हो जाए, तो क्या भाई क्या रेट पे बायबैक निकलेगा? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलते हैं पहले बताओ। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे प्राइस तो मैं निकाल लूंगा कि अगर मैं पकड़ू आज, अगर मेरा बाईबैक प्राइस पी है या मेरा बाईबैक प्राइस एक्स है, तो मेरा प्राइस क्या होगा? 1.1x बराबर, क्योंकि अगर मैं 1 रुपया में बाईबैक करता हूँ उसका 10% अबव, दैट इज 1.1x। बट नंबर ऑफ शेयर्स क्या होंगे? सब 10 लाख होंगे, 10 लाख कम होंगे, 10 लाख से कम ही होंगे, बिकॉज मैंने तो बाईबैक कर लिया। तो दैट इज इंपॉर्टेंट। लेट्स सी हाउ द क्वेश्चन विल डू एंड द नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी रीपर्चेज एंड द इम्पैक्ट। तो मेरे को क्या बोलता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा? 1.1 पी इंटू 10 लाख माइनस 27% डिवाइड बाई पी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्राइस निकाली, मतलब आपका बाईबैक प्राइस होगा 27.21.79। अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालेंगे? मेरे को बाईबैक करना था 27 लाख डिवाइड बाई 21.79। इससे मैं कर लूंगा बाईबैक सर अराउंड 1 लाख आएगा, 1,23,000। ठीक है, न्यू इक्विटी शेयर्स कितना हो गया? मतलब 10 लाख माइनस 1/2 फॉर 8.76, तो आपको ईपीएस ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, मेरे को बोला था क्या, द इम्पैक्ट ऑफ द शेयर रीपर्चेज ऑन द ईपीएस अज्यूमिंग दैट द नेट इनकम। मेरे को बोला नेट इनकम सेम है, अब ईपीएस पे क्या फायदा होगा? तो मेरा नेट इनकम कैसा था? ईपीएस दिया हुआ था, ईपीएस इनटू द प्रेजेंट नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, मतलब 30 लाख। मेरा अर्निंग था 30 लाख डिवाइडेड बाय नया नंबर ऑफ शेयर्स। नया नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। क्यों सर? बिकॉज आपने बाईबैक कर लिया। बाईबैक कर लोगे तो भाई मेरा बैलेंस मार्केट में कम ही शेयर्स रहेंगे, तो ऑब्वियसली ईपीएस बढ़ जाएगा। तो ठीक है सर, ईपीएस अगर नहीं बढ़ता, अगर अगर आपका नेट इनकम कम हो जाता, तो नॉर्मली सर बाईबैक करते हो अगर आप, अज्यूमिंग आपका अर्निंग सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, तो आपका ईपीएस बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 समझ में आया? प्लीज मार्क दी क्वेश्चन 18 ऑल्सो, बिकॉज आपको बाईबैक प्राइस निकालने बोला था। मतलब आप बेसिकली इस सब पे क्या करते हो? बैकवर्ड खेलते हो। देखो पता तो हमें सभी रहता है, बट इट इज गुड इफ यू यू नो जस्ट प्रैक्टिस इट। समझ आया इतना? ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। सर क्या है 20? एन इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड। फेस वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 100 रुपया, कूपन रेट दिया हुआ है मेरे को 11%, मैच्योरिटी दिया हुआ है मेरे को 3। इफ ही वांट्स एन यील्ड ऑफ 13%, मतलब मिनिमम उसको कितना कमाई चाहिए? 13% चाहिए ही। व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस इट शुड बी रेडी टू पे? तो भाई मेरे को निकालना क्या है? वैल्यू निकालना है। वैल्यू कैसे निकालेंगे? डिविडेंड पकड़ लो ना। 0.1 मतलब 100। मेरे को क्या बोला? चलो बॉन्ड के बारे में बोला है, तो मतलब 100 रुपया फेस वैल्यू, उसका कूपन रेट है 11%, मतलब मेरे को हर साल 11 रुपया मिलेगा। अगर मेरे को मिनिमम 13% रिटर्न चाहिए तो मैं कितना प्राइस दूं? मतलब 11 डिवाइड बाई 0.13, 91 रुपीज।
हाँ, तो ये ₹84 ये मैं निकालता अगर परपेचुअल होता, ठीक है? मेरे को बोला 3 साल का ही है, तो मैं क्या करूँगा पहले ₹11 मिलेगा उसका पीवी निकालूँ, सेकंड ईयर 11 मिलेगा उसका पीवी निकालूँ, थर्ड ईयर 11 मिलेगा उसका पीवी निकालूँ। पीवी सर कौन से रेट से निकालूँगा? डिस्काउंट रेट 1.13 से, ठीक है? 13% वाला डिस्काउंट रेट से, समझ आया? इफ द बॉन्ड इज सेलिंग एट 97.6 व्हाट इज द यील्ड? तो आप क्या करोगे यहाँ पे सीधा एक तो पहले आपने निकाला कि भाई देखो, मेरे को क्या बोला कि भाई वैल्यू दिया हुआ है D1 बाई 1 प्लस KE D2 बाई 1 प्लस KE स्क्वायर प्लस D3 बाई 1 प्लस KE। मेरे को बोला वैल्यू निकाल के बताओ अगर मैक्सिमम आप आपका KE 13% है और डिविडेंड हर साल आपको 11 मिलेगा, डिविडेंड की जगह आपको कूपन मिलेगा। इसका पीवी मैं निकाल के बताऊँ तो इसका पीवी 95.27 पहला हो गया। सेकंड बोलता अगर बॉन्ड आज 97.6 पे बेचता है तो आपका यील्ड कितना है? मान लो ये सब छोड़ दो आप 97.6 तो आपका वैल्यू है 97.6 और आपको निकालना है 11 डिवाइड बाय 1 प्लस केई आपको ये केई निकालना है। याद है हम लोग ने एक इंटरपोलेशन किया था, तो वही है। क्वेश्चन नंबर अगर वो इंटरपोलेशन वाला कर ले रहे हो, देन यू डोंट हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 20। दिस क्वेश्चन 20 मैंने क्यों दिखाया? बिकॉज़ एक बॉन्ड का क्वेश्चन था बोल के। इफ यू आर डूइंग दैट इंटरपोलेशन वाला डोंट डू दिस, ठीक है? ऐसे करके मार्किंग करके आप वो हटाना कि भाई ये मेरे को आता नहीं देखना है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। द डेटा गिवन बिलो रिलेट्स टू अ कन्वर्टिबल बॉन्ड। कन्वर्टिबल बॉन्ड का डेटा है, फेस वैल्यू दिया हुआ है, कूपन कन्वर्टिबल बॉन्ड क्या होता है बताओ? मान लो 1 लाख शेयर 1 लाख मैंने एक बॉन्ड इश्यू किया आज एंड तो रिलायंस ये करता था। रिलायंस में जब धीरू भाई जी थे, तो वो क्या करते थे, वो अगर कभी पैसा ले लेते थे आपसे, ठीक है? वो आपको कभी रिटर्न नहीं करते थे। पर वो क्या बोलते थे, "भाई मैं आपको पैसा रिटर्न नहीं करूँगा। आप एक काम करो मेरा ओनरशिप ले लो।" नाउ व्हाट वाज़ द लॉजिक बिहाइंड इट? भाई उनको पैसा का ज़रूरत था। वो अपना स्टेक डाइल्यूट करने के लिए रेडी थे। उनके पास पैसा नहीं था और वो उनको लगता था सबसे ईज़ी है टू टेक लोन फ्रॉम द मार्केट, ना कि बैंक से लूँ या फिर कुछ करूँ क्योंकि उनको पैसा तो लौटाना पड़ेगा। मैं बैंक से लूँ या कोई बिग कॉर्पोरेशन से लूँ, मेरे को उनको पैसा लौटाना पड़ेगा। बट मैं अगर इन्वेस्टर्स हम जैसे इन्वेस्टर्स से लूँ, मेरे को इनको पैसा लौटाना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लौटाना पड़ेगा? बिकॉज़ भाई मैं तो उसको क्या कर लूँगा, कन्वर्ट कर लूँगा। सर ये मतलब ये बैड इंटेंशन से कि क्या है? मैं बोलूँगा आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड इंटेंशन। मेरे को पता है भाई मैं जब ₹100 कोई पैसा कोई कंपनी में लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है? मेरे को तो पता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स है वो क्या मतलब क्या लॉजिक से लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है? तो उसने अगर क्लियर कर ही दिया कि भाई आई विल कन्वर्ट जैसे जियो भी अभी भी यही करता है। मतलब इनका ये पॉलिसी आज का नहीं है। ये बहुत पहले से ही है, धीरू भाई सर के टाइम से ही है। नाउ दे ऑलवेज़ मतलब वो हर एक प्रोडक्ट पे जहाँ पे भी पैसा का बात आता है दे ट्राई टू यूटिलाइज़ दैट थिंग ओनली कि मेरे को लौटाना नहीं पड़े। अगर मैंने आपसे ₹1000 एक बार याद है वो जियो का मोबाइल फ़ोन का या कुछ का एक अ, उन्होंने वो किया था 3 साल तक का लॉक इन ऐसा कुछ उन्होंने निकाला था। तो अगेन सेम कांसेप्ट वो पैसा कभी उन्होंने लौटाया नहीं है। भाई लौटाएँगे कैसे? उनके बुक्स में पता ही नहीं होगा कैसे लौटाना है। दे नेवर न्यू कि उनको लौटाना भी पड़ेगा। तो अगर फिर लौटाने वाला जब बात आया फिर उन्होंने कोई दूसरा स्कीम ले आया। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू इज़ कि यू नेवर नो मतलब कोई-कोई का अभी अगेन आई एम नॉट सेइंग दैट इज़ रॉन्ग और करेक्ट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कन्वर्टिबल बॉन्ड तब कंपनीज़ इश्यू करती है और लॉजिक कैसे कन्वर्टिबल बॉन्ड्स की इश्यू क्यों करती है? कन्वर्टिबल बॉन्ड्स कंपनी इश्यू इसीलिए करती है ताकि आपको मतलब कंपनी को जब इन्वेस्टमेंट करना होता है, ग्रो करना होता है और उसके पास पैसा नहीं होता है, वो एक तरीका लेती है पहले मैं तो डेट पे लेता हूँ, ठीक है? अगर मेरा कंपनी अच्छे से चल गया, देयर आर नो ग्रोथ तो मैं पैसा लौटा दूँगा बाद में। अगर नहीं हुआ, अगर मेरे को और भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, मैं उसको कन्वर्ट कर दूँगा। भाई पैसा लौटाऊँगा नहीं, मैं वो पैसे यूटिलाइज़ करूँगा। आप एक काम करो कन्वर्ट कर लो अपने आप को एज़ एन इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब आप मेरे को फिक्स इनकम से लगा मालिक बन जाओ, ठीक है? समझ आया लॉजिक? तो मेरे को उसका बोला कन्वर्टिबल बॉन्ड का फेस वैल्यू दिया हुआ है, कूपन रेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स पर बॉन्ड। अगर वो कन्वर्ट होगा मतलब हर एक बॉन्ड का पेपर मतलब कैसे बताऊँ मेरे पास अभी पेपर नहीं है। हर एक बॉन्ड का पेपर, एक पेपर के अगेंस्ट एक बॉन्ड पेपर के अगेंस्ट आपको 20 शेयर मिलेगा, ठीक है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर क्या है ₹12 चल रहा है, स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का स्ट्रेट वैल्यू 235 मार्केट प्राइस ऑफ कन्वर्टिबल बॉन्ड। अगर वो बॉन्ड कन्वर्टिबल होगा तो उसका मार्केट प्राइस 265 चल रहा है। सर मेरे को शॉक वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकाल के बताओ परसेंटेज ऑफ डाउनसाइड इज़ कन्वर्शन प्रीमियम, कन्वर्शन पैरिटी, प्राइस ऑफ द स्टॉक। प्लीज़ मार्क दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कम है इनके तो मार्क कर लो। शॉक वैल्यू, कन्वर्शन वैल्यू क्या निकाले? मेरे को बोला शॉक वैल्यू, उसको कन्वर्शन वैल्यू भी बोलता है। कन्वर्शन वैल्यू क्या होगा भाई मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है और कितना कन्वर्ट होगा। मतलब एक बॉन्ड के अगेंस्ट मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिलेंगे मल्टीप्लाइड बाय द शेयर का प्राइस। तो 20 इंटू 12 परसेंटेज ऑफ द डाउनसाइड कितना नीचे आपका रिस्क है। तो भाई आज आपका वैल्यू चल रहा है 235,
265 जा सकता है। तो भाई मेरा downside risk is my market price of convertible bond minus the straight value divided by the straight value 16 12.67, ठीक है। या फिर कोई भी आप ले सकते हो, या फिर डिवाइडेड बाय द मार्केट प्राइस। कन्वर्जन प्रीमियम क्या होगा, मेरा मतलब मेरा मार्केट प्राइस 12 माइनस द कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है। तो मार्केट प्राइस क्या है मेरा 265 माइनस द कन्वर्जन वैल्यू 240 डिवाइड बाय 240 10.42, मतलब अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मेरे को 10.42 का प्रीमियम मिल रहा है। कन्वर्जन पैरिटी प्राइस क्या होगा, बॉन्ड प्राइस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन, दैट इज बॉन्ड प्राइस मेरा क्या था 265, नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन क्या है मेरे को पर शेयर पे कितना मिलेगा 20 रुपया, दैट इज 13.25। अब आई विल टेल यू वन लॉजिकल थिंग व्हाट आई हैव सीन इज ड्यूरिंग माय जर्नी आल्सो। ये क्या होता है, लॉजिक आप जितना ही समझ लो ना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं कन्वर्जन प्रीमियम में। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करता था, मतलब एक दो मार्क किया था क्वेश्चंस एंड मैं उसको देख लेता था। नाउ द फॉर्मूलाज आर आप लॉजिकल कन्वर्जन वैल्यू आप समझ जाओगे। कन्वर्जन प्रीमियम मतलब मेरे को कितना प्रीमियम में मिल रहा है। प्रीमियम कैसे निकालेंगे भाई, मैंने कितना पे कन्वर्ट करा और मेरे को क्या डिफरेंस पे मिल रहा है। तो कन्वर्शन मतलब आज मार्केट पे कितना प्रीमियम है बेसिकली, तो भाई मैं कितना में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो वैल्यू और मार्केट में उसका क्या भाव है उसका कंपैरिजन करेंगे। तो अगेन हमें दिमाग में रहता है, बट फॉर्मूला में बैठने में थोड़ा टाइम लगता है। साइविल से कि समझो प्लस मार्केट एंड प्रैक्टिस इट। क्वेश्चन नंबर 24 को समझ आया क्या, आया ना, ठीक है, सर समझ आया, ठीक है। अब हम कौन सा करेंगे क्वेश्चन नंबर, हमने क्या किया अभी 24, अब हम करेंगे कौन सा क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। लेट्स डू द क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 क्या बोलता है, मिस्टर ए विल नीड 1 लाख आफ्टर 2 years फॉर विच ही वांट्स टू मेक वन टाइम नेसेसरी इन्वेस्टमेंट नाउ। उसको 2 साल बाद उसको क्या चाहिए, आज वो यहाँ खड़ा अगर उसको यहाँ पे 1 लाख रुपए चाहिए, तो उसके हिसाब से आज वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ही नाउ हैज अ चॉइस ऑफ टू टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड एक्स एंड बॉन्ड वाई, वो दोनों में कर सकता है। बॉन्ड एक्स का और बॉन्ड वाई का कूपन फेस वैल्यू दिया हुआ है, कूपन वैल्यू दिया हुआ है, ईयर टू मैच्योरिटी दिया हुआ है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ये 8% यहाँ पे आएगा, ठीक है। ईयर टू मैच ही है, मतलब बॉन्ड एक्स 1 साल के लिए मैच्योर हो जाएगा, बॉन्ड वाई 4 साल में मैच्योर होगा। करंट प्राइस दोनों का दिया हुआ है एंड करंट डील दिया हुआ है। एडवाइस मिस्टर ए वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड और ही शुड बाई बोथ द बॉन्ड्स एंड इफ सो इन विच क्वांटिटी। अज्यूम दैट देयर विल बी नॉट बी एनी कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। आपको कॉल रिस्क डिफॉल्ट रिस्क नहीं होगा, आप क्या करना चाहिए, आप मेरे को लॉजिकल बताओ। आप मेरे को 2 साल बाद पैसा चाहिए, मेरे को 2 साल बाद पैसा चाहिए, ठीक है। आज नहीं चाहिए, मेरे को 2 साल बाद पैसा चाहिए। मैं क्या बॉन्ड एक्स में पूरा लगाऊं या बॉन्ड वाई पे पूरा लगाऊं, सर दोनों पे पूरा पूरा मत लगाओ। क्यों भाई, बॉन्ड एक्स में मैं पूरा लगाऊंगा तो 1 साल बाद मेरे को पैसा वापस मिल जाएगा, मैं 1 साल तक करूंगा कि उस पैसे का कोई काम नहीं आएगा। सर बॉन्ड वाई पे क्यों नहीं, बाबू बॉन्ड वाई तो 4 साल बाद मिलेगा, मेरे को तो चाहिए अगला 2 साल बाद, तो वो भी फायदा नहीं रहेगा, बराबर। तो मेरे को ऐसा कुछ करना है, ऐसा कॉम्बिनेशन में करना है कि भाई दोनों का कॉम्बिनेशन में काम करूंगा तो चलेगा। क्या कॉम्बिनेशन होगा वो देखो कैसे होता है। मॉक टेस्ट पेपर 2 में 25 क्वेश्चन 6 से रिपीट हुआ है। पहले मैं ड्यूरेशन निकालूंगा दोनों बॉन्ड का। तो बॉन्ड का ड्यूरेशन कैसे निकालता है, हमने बोला था मैक्यूलर ड्यूरेशन इज वेटेड एवरेज टाइम। बॉन्ड इसका क्या नाम है, बॉन्ड एक्स का तो देखो इजी रहेगा। क्या पहला ईयर वन है कैश फ्लो, ईयर वन है कैश फ्लो, मेरे को कितना मिलेगा 1 साल बाद। आज 1000 पे ट्रेड कर 1000 फेस वैल्यू मेरे को, अगर 1 साल बाद 7% कूपन प्लस 1000 द प्रिंसिपल दोनों मिलेगा 1070। उसका पीवी निकाला 972.63। प्रोपोर्शन कितना है और बॉन्ड वैल्यू 1, प्रोपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू 1 इंटू माई टाइम दैट इज 1। तो मेरा ड्यूरेशन बॉन्ड एक्स का तो एक्स 1 ही है, तो नहीं भी निकालते तो चलता बिकॉज वाई टीम 1 था, सॉरी ड्यूरेशन 1 था। बट वाई का क्या होगा, तो सर देखो जो मैक्यूलर ड्यूरेशन है वो निकालते हैं समेशन ऑफ मेरा वेटेड एवरेज बॉन्ड का वैल्यू इनटू टाइम, ठीक है। तो मेरे को ड्यूरेशन दिए 1 2 3 4, मेरे को कैश वैल्यू निकालना है, कैश फ्लो निकालना है। तो पहला साल मेरे को 80 मिलेगा, सेकंड 80, थर्ड ईयर 80, फोर्थ ईयर 80 बराबर। इसका पीवी फैक्टर निकालो। सर पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं, मेरे को पीवी बोला है 10%, ठीक है। तो क्या होगा, मैं कैलकुलेटर पे करूंगा 1.10 डिवाइड बाई इक्वल टू इससे आया पहले देखो अगर नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है, हाँ। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे 1.10
ठीक है, डिवाइड बाई इक्वल टू, एक बार इक्वल टू किया तो मेरे को 0.909 आएगा, ठीक है। फिर और एक बार इक्वल टू किया तो 0.826 आएगा, फिर और एक बार इक्वल टू किया तो 0.751 आएगा, ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे करके हम पीवी निकालेंगे। पीवी फैक्टर जब हम निकालिए, आप क्या करेंगे, कैश फ्लो को पीवी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 80.909, 80.826, 80.751, ऐसे करके हम पीवी निकालेंगे। ये मेरा पीवी वैल्यू आ गया, इसका टोटल आ गया। अब इसका वेटेड एवरेज, मतलब जो मेरे को ये 80 इंटू 0.909, ये होएगा मेरा 72.72, ठीक है। तो मेरे को जो 1 साल बाद 1 साल बाद जो 72.72 होगा, उस वो कैश फ्लो का कितना मेरे ओवरऑल टोटल कैश फ्लो में वेटेज है। तो ऐसे निकालूँगा 72.72 डिवाइड बाई 936.52, मतलब 0.077, मतलब मेरा उस ये कैश फ्लो का वेटेज है 7.77, ठीक है। इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा कैश ईयर से, तो ऐसा आया। तो मेरा ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड है 3.563, मतलब अगर साढ़े 3 साल बॉन्ड मारोगे, मतलब मेरा वाइट ड्यूरेशन, मेरा मैच्योरिटी था 4 साल, बट मेरा पेबैक कितना होगा, कितने दिन में मेरे को पूरा पैसा मिल जाएगा जो मैंने लगाया था साढ़े 3 साल में, ठीक है। अब मेरे को बोला है ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड इज 3.563 ईयर्स। तो मेरे को टोटल 3, तो मेरे को क्या है देखो, मेरे को निकालना वेटेड एवरेज बराबर, मेरे को पता है मेरा जो मेरे को 1 लाख रुपया लगाना है, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, उसका ड्यूरेशन मेरे को पता है 2 साल होना चाहिए। मैं जब बॉन्ड पे लगा जो बॉन्ड एक्स पे लगाऊँगा उसका वेट कितना होगा, वो प्लस बॉन्ड का ड्यूरेशन, बॉन्ड 2 का वेट, बॉन्ड वाई का उसका ड्यूरेशन 3.563 इक्वल्स टू 2, ये दोनों का इतना प्रोपोर्शन होना चाहिए कि भाई मेरा ड्यूरेशन 2 आए। मतलब अगर ये 1 W1 है तो अगर W2 को मैं कर सकता हूँ 1 माइनस W1 इंटू 3.563 इक्वल टू 2, मतलब माइनस 2.563 बॉन्ड, हम्म, अच्छा 4.563 और यहाँ पे कितना था माइनस 3.5, तो यहाँ गया मैंने 1.563, 1.563 4.563, तो एक W1 आ गया मेरा 34%, मतलब बॉन्ड एक्स पे 34% लगाएंगे, देख लेते हैं आंसर, ठीक है। बॉन्ड एक्स पे क्या किया है मैंने, प्लस माइनस में गलती कर दी है क्या, ठीक है। जो भी है मैंने वहां गलत कुछ किया होगा, प्लस माइनस। तो बॉन्ड वन पे हम लगाएंगे 61% एंड बॉन्ड वाई पे लगाएंगे 39%, समझ आया। हमें यहाँ क्या निकालना था, हम देखो हम क्या चाहते हैं ना, हम चाहते हैं आज हम कुछ पैसा लगा दे एंड वो मेरे को 2 साल बाद 1 लाख रुपए बना के दे। तो भाई मेरे को बोला भाई आप लगा सकते हो, देयर आर टू ऑप्शंस, बॉन्ड एक्स एंड बॉन्ड वाई। तो सर आप, पहला क्वेश्चन मेरा था कि पूरा बॉन्ड एक्स में लगाओ या पूरा बॉन्ड वाई पे लगाओ, नहीं, बिकॉज मेरे को बॉन्ड एक्स का भी वैल्यू मैच्योरिटी 2 साल नहीं है, बॉन्ड वाई का भी नहीं है, तो दोनों में पूरा 100% नहीं लगा सकते, वेटेड एवरेज करके लगाना है। अब सर वेटेड एवरेज कैसे निकाले, सर हमें ये जानना है कि पे बैक पीरियड मेरा क्या होगा, पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे, विद हेल्प ऑफ ड्यूरेशन। सर ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड वो बॉन्ड का पे बैक कितना दिन में वो मेरा पैसा वापस आ जाएगा। तो बॉन्ड एक्स का तो सर 1 ईयर था, 1 ईयर ही होगा, बॉन्ड वाई का था 4 साल मैच्योरिटी, उसका मेरे को पे बैक पीरियड निकालना है, तो मैंने पे बैक पीरियड निकाला 3.563, मतलब आज अगर मैं पैसा लगाऊँ साढ़े 3 साल में मेरे को मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के मेरे को 2 साल का वेटेज निकालना, मतलब मेरे को चाहिए 2 साल। अब ये दोनों में मैं कितना-कितना पैसा लगाऊँ जो मेरे को 2 साल का ड्यूरेशन में मिल जाए। तो ये आंसर था, ठीक है। अब मेरे को अमाउंट निकालना है, तो मेरे को पीवी ऑफ 1 लाख फॉर 2 इयर्स एट द रेट 10% इंटू 61 करके 50,000 निकला। नंबर ऑफ बॉन्ड्स मेरे को निकालना था, ईज़ी है। देखो मेरे को चाहिए थे 1 लाख रुपया मेरे को इन्वेस्ट करना है। तो 1 लाख का पहले पीवी निकालो, 1.10 डिवाइडेड बाय इक्वल टू 0.826 इंटू 1 लाख। तो मेरे को 82,644 इतना इन्वेस्ट करना है टोटल। तो आज मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है, 82,644। ये कैसे मैं इन्वेस्ट करूँगा, 61% करूँगा मैं बॉन्ड एक्स पे, 39% करूँगा बॉन्ड वाई पे। इसका 61% इज़ 50,413 रुपए मैं करूँगा बॉन्ड अ, एक्स पे एंड वाई पे करूँगा 82,000, 50,413, 32,000
231 करूँगा, ठीक है? अब मेरे को चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स मैंने नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने खरीदे, तो जो मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है डिवाइडेड बाय करंट प्राइस, डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस जो आया दैट इज़ माय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? उसके अप्रॉक्सिमेट में तो कर ही दोगे आप। लॉजिक समझ आया? सर ये समझ आया कि क्वेश्चन नंबर प्लीज़ मार्क इट डाउन ये क्वेश्चन क्यों करना है बिकॉज़ ये मेरे को वेटेड एवरेज ड्यूरेशन निकालने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 समझ आया, ये रिपीट भी हुआ है एंड इट इज़ फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक है? थोड़ा मैं लिख लेता हूँ, मेरे लिए एडिटिंग करना है मेरे को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27 ठीक है? समझ आया? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 होने के बाद हम करेंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 28 ही, ठीक है? 28 क्या बोलता है आरबी अच्छा, ये मैंने क्यों पकड़ा बिकॉज़ अब जो हमने कल बात किया था शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जैसे कमर्शियल पेपर, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, रिवर्स रीपर्चेज़ एग्रीमेंट, रीपर्चेज एग्रीमेंट जो भी है सबको एक ही लगभग-लगभग कैलकुलेशन है। क्या बोलता है आरबीआई सोल्ड अ 91 डे ट्रेज़री बिल ऑफ फेस वैल्यू 100 ₹100 का फेस वैल्यू था वो 91 डेज़ का उसका टाइम पीरियड था। एट एन यील्ड ऑफ 6% मतलब अगर आप वो ₹100 का फेस वैल्यू का ट्रेज़री बिल खरीदोगे 91 डेज़ का, आपको 6% कमाई होगा। व्हाट वाज़ द इश्यू प्राइस कितना पे इश्यू किया था? फॉर्मूला क्या है भाई मेरे को 6% कमाई हुआ है। तो हम कैसे निकालते हैं प्राइस? हम निकालते हैं ना रिटर्न कैसे निकालते हैं? कितना प्राइस में बेचा माइनस कितना में खरीदा, ऐसे ही? तो कितना में बेचा माइनस कितना में खरीदा बाई खरीदा कितना दिन के लिए, बड़ा टाइम पीरियड बराबर है। तो भई 6% तो एनुअली था ना, 6% यील्ड जो है एनुअली, बट मेरे को 91 डेज़ में कितना होगा वो निकालना है, बराबर? तो मेरे को एक्स निकल गया 19.53 मतलब उसने इश्यू किया था 19.53 पे, बेचा फेस वैल्यू था ₹100 और उसको उसमें ₹6 कमाई हुआ, 6% कमाई हुआ। 28 देख लेना मतलब ऐसे ईज़ी है हो जाएगा बट एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना आप। 29 Wonderland Limited has an excess cover 20 lakh which it wants to invest short term marketable security. Expenses relating to the investment will be 50,000 मान लो आपके हम जैसे लोग हैं वो उनको एक्सेस कैश है उनको पैसा लगाना है कहीं पे, कैसे लगाएँ? शॉर्ट टर्म पे लगाएँगे। अगेन शॉर्ट टर्म मार्केट इंस्ट्रूमेंट में वो करने के लिए उसका 50,000 का खर्चा है। द सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टेड विल हैव एन एनुअल रिटर्न ऑफ 9%, 9% उसको इनकम देके जाएगा। द कंपनी सीक्स योर राइज एज़ टू द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सो एज़ टू अर्न अ प्री टैक्स इनकम ऑफ 5% मतलब उसको मिनिमम 5% इनकम चाहिए प्री टैक्स, टैक्स के पहले। बताओ कैसे होगा? द मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इट्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो क्या बोलता है प्री टैक्स इनकम मेरे को 20 लाख रुपया लगाना है, ठीक है? मान लो पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्स है, ठीक है? एंड द रिटर्न रिक्वायर्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज़ कितना? मेरे को रिटर्न कितना चाहिए? 1 लाख चाहिए मेरे को, क्यों? बिकॉज़ भाई मेरे को 20 लाख रुपया मैं लगाया अगर, उसका मिनिमम मेरे को अभी 5% चाहिए, 1 लाख रुपया चाहिए मेरे को। तो अकॉर्डिंगली मेरे को निकालना है प्राइस, टाइम पीरियड, ठीक है? तो टाइम पीरियड क्या होता है? 20 लाख मैं लगाऊँगा इंटू क्या होता है 9% मेरे को यील्ड है, ठीक है? टाइम पीरियड मेरे को निकालना है, माइनस मेरा खर्चा कितना है 50 के इज़ इक्वल टू 1 लाख। सिंपल है, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकालते हैं कि भाई मेरे को 1 लाख रुपया कमाई करना मान लो इंटरेस्ट। मेरे को बताओ प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹100 मेरे को रेट दिया हुआ है 10%। अब मेरे को बताओ कितना दिन के लिए मैं लगाऊँ कि मैं वो इंटरेस्ट कमा पाऊँ? तो फॉर्मूला सेम है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इक्वल्स टू पीआरटी बाई 100। यहाँ पे मेरे को बोला कमाई मेरे को करना है 1 लाख रुपया, प्रिंसिपल मेरे को बोला है 20 लाख रुपया, रेट बोला है 9%, टाइम मेरे को निकालना है डिवाइड बाय 100। बट ये जो मैं जो भी कमाऊँगा इससे 50,000 ऑलरेडी मैं खर्चा कर चुका हूँगा, तो वो भी मेरे को रिकवर करना है। नेट में मेरे को 1 लाख कमाना था। तो मेरा टोटल 1,50,000 इक्वल टू 20 इंटू 9 मतलब 1,80,000 इंटू टी हो गया, ठीक है? तो मैं क्या कर दूँगा 1.5 लाख बाई 1,80,000 मतलब टाइम इज़ इक्वल टू 0.83 मल्टीप्लाइड बाई 12 मतलब अराउंड 10 महीने के लिए लगाऊँगा, ठीक है? तो 10 मंथ्स के लिए मैं लगाऊँगा। ब्रेक इवन कैसे निकालना अगेन सेम कि भाई मेरे को 1 लाख कमाई करना नहीं है। मिनिमम मेरे को मेरे जो पैसा मैंने लगाया है, मेरे को 50,000 जो खर्चा किया वो मेरे को मिल जाए बस। तो 50,000 खर्चा किया उसके लिए मेरे को क्या चाहिए 3.33 जैसे क्या होता है ना जो बहुत सारे गुज्जूस एंड बनियास मारवाड़ीज़ क्या करते हैं, वो लोग के पास जब आइडल पैसा पड़ा रहता है, ठीक है? वो रिटर्न देखना चाहते हैं मतलब वो ऐसा सिक्योरिटी खोजते हैं या ऐसा जगह खोजते हैं कि भाई आज मान लो मेरे पास तो हम तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है? हमारे पास क्या होता है, मान लो हमारे पास पैसा आज आया, ठीक है? हमारा कोई पेमेंट आया। नाउ व्हाट वी सी इज़ भाई 2-5 दिन में वो पैसा कहीं काम नहीं लगेगा। हर हर कोई करते हैं, ठीक है? हर कोई। वो 4-5 दिन वो पैसा मैं ऐसा कहाँ लगाऊँ
कि अगर मान लो कल को मेरे को पैसा का ज़रूरत भी हो गया तो मेरा कैपिटल जो है वो तो रिकवर हो जाए। अगर मान लो आज मैं म्यूचुअल फंड में लगाया, आज लगाया 15 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, मान लो अभी ऐसा नहीं होता आज मेरा पैसा आया और 2 दिन बाद ज़रूरत है तो मैं लगाऊँगा। बट नॉ तब तो हम अकाउंट पे रख देते हैं। बट नॉर्मली अगर महीना, डेढ़ महीना में नहीं होता है, तो वो सोचते हैं भाई मिनिमम ऐसा ऐसा कौन-सा सिक्योरिटी होगा कि भाई अगर मेरे को 1 महीने के लिए मैं सोचूँ ज़रूरत नहीं मेरे को पता है, बट अगर पहले ही ज़रूरत पड़ गया, तो मैं कैपिटल तो सेफ रहे, उस हिसाब से लगाते हैं। तो आप बोलोगे सर एफडी, बट एफडी तो मेरे को रिटर्न ज़्यादा नहीं देगा ना, समझो। तो दैट इज़ व्हाट वी लुक फॉर। अगेन कनेक्ट नहीं बैठेगा हो सकता है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज़ जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि भाई कितना दिन में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। समझ आया ना? क्वेश्चन 29 समझ आया? ईज़ी था क्वेश्चन 29। 28, 29 जो है ये सब सारे शॉर्ट टर्म के क्वेश्चन्स हैं। लास्ट है ये थर्ट मतलब इंस्टीट्यूट के लास्ट क्वेश्चन्स है तो इट इज़ ईज़ी। क्वेश्चन 30 भी सेम है तो नहीं करवाऊँगा, 31 देखता हूँ। बैंक entered into a repo अच्छा repo agreement है। बैंक entered into a repo for 14 days with bank B at a 10% government of India bonds 2020 5.65% for 8 crore. Assuming that the clean price, the price that does not have accrued interest be 99.42 and the initial margin be 2% and the days of accrued interest be 262 days, you are required to calculate determine the dirty price and the repayment maturity. मतलब आपका रीपेमेंट कितना करोगे और डर्टी प्राइस निकालना है। भाई फॉर्मूला देख लो, काम खत्म करो इसको। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को और प्लीज ये सारे क्वेश्चंस को छोड़ना मत बिकॉज़ एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। डर्टी प्राइस क्या होता है भाई? क्लीन प्राइस प्लस मेरा इंटरेस्ट एक्रूड। क्लीन प्राइस मेरे को क्या बोला 99.42। क्लीन प्राइस क्या होता है? जिसमें एक्रूड इंटरेस्ट का कंपोनेंट नहीं होता है और मेरा एक्रूड इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना होगा? मेरा फेस वैल्यू कितना था? 10 मतलब 10% ऑफ 100 इंटू 10% ऑफ 262 मतलब 262 डेज मेरे को नंबर ऑफ डेज बोला था तो मेरा 106। तो वैसे करके आप डर्टी प्राइस निकाल लोगे एंड नॉर्मली रीपेमेंट कितना करना है, पहले आप कितना पैसा लिया और कितना देना है तो निकाल लोगे, आप इजी है। बस क्वेश्चंस में ये दिखाया बिकॉज यू हैव टू चेक दिस। कैसे करेगा पहले आप देते हो ठीक है पैसा। रेपो एग्रीमेंट में क्या होता है? आपको कुछ पैसा मिला फिर वापस मिलेगा। तो पहले आप कितना दोगे देखो, 8 करोड़ का था, एक डर्टी प्राइस ये था, मार्जिन था, मतलब आप 8 करोड़ 36,52,800 रुपए दोगे। आप आपको वापस कितना मिलेगा? आपने कितना दिया मल्टीप्लाइड बाय द रेट 5.65% जो रेट है, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज़ मतलब 14 दिन। आपने नॉर्मली क्या होता है रेपो सिंपली मान लो आप ब्याज पे पैसा दे रहे हो। आज आप पैसा दिए और अगले दिन आपको मान लो 10 दिन बाद आपको इंटरेस्ट समेत वो पैसा मिल जाएगा। बट जब हम पैसा देते हैं प्रॉब्लम क्या होता है वहाँ पे हम फेस वैल्यू पे पैसा नहीं देते। हम एक प्राइस उसको फैक्टर करते हैं मतलब नॉमिनल वैल्यू पे पैसा नहीं देते। ₹100 देना तो 100 नहीं देते। उसके जैसे अगर आप गोल्ड लोन लेने जाओगे तो क्या होता है ना आपको कट मिलता है, ठीक है? क्या बोलता है अगर भाई आपने 1 लाख का माल दिया गोल्ड, आपको 1 लाख पूरा नहीं मिलेगा। जो लोन टू वैल्यू रेशियो होता है मान लो, उस तरीके ये होता है। एक प्राइस मतलब आपको इस अमाउंट पे इतना मिलेगा। समझ आया? क्वेश्चन 31 समझ आया। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस दैट इज योर इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन माने आरटीपी वाले क्वेश्चन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर अभी करेंगे हम। सर बीच के क्वेश्चन सब आईसीआई के क्वेश्चन से कॉपी मतलब सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 47, there is a privately held company X private limited that is operating into retail space and is now scouting for angel investors। लेंसकार्ट को समझ लो, लेंसकार्ट है वो अभी नया धंधा में है, प्राइवेट कंपनी है, अभी उसको एंजल इन्वेस्टर चाहिए। कोई भी एक स्टार्टअप पकड़ो, द अनलीवरेज्ड बीटा बाय बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री इन व्हिच इट ऑपरेट्स इज 1.8। मतलब अगर वो डेट नहीं उठाता है, ठीक है, देयर इज नो डेट, देयर इज नो लोन पर से इन दैट कंपनी, तो उसका बीटा इज 1.8 एंड द एवरेज डेट टू इक्विटी रेशियो ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज होवरिंग आउट 40:60। मतलब अगर कोई ये कंपनी है उसी सेम स्पेस पे इंडस्ट्री में जिसका कोई लोन नहीं है तो उसका बीटा इज 1.8 एंड डेट टू रेशियो ऑफ एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज 40:60। द रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड बाय रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड इज 5%। मतलब ये मेरा रिस्क फ्री रेट है। द रेट ऑफ रिटर्न मार्केट मार्केट का रिटर्न है 11%, ठीक है? तो मेरे को मार्केट रिस्क प्रीमियम मिल गया 11 माइनस 5 माने 6%। द एफसीएफ ऑफ द फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स दिया हुआ है। फ्री कैश फ्लोज मेरे को दिया हुआ है, अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा। प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट भी दिया हुआ है 12%। तो मेरे को पोस्ट टैक्स बताओ क्या होगा? 12 into 1 माइनस टैक्स, टैक्स रेट कितना 30% मतलब 12 into 0.74 दैट इज 8.4 मिलेगा। डिटरमाइन द पोटेंशियल वैल्यू टू बी प्लेस्ड फॉर एक्स प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड ऑन द
अबव मेंशन एफसीएफ्स। अब मेरे को ये बताओ आप कि भाई उसका वैल्यू क्या होना चाहिए? तो वैल्यू निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, वैक निकालेंगे, वेट, क्योंकि देखो वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? हम जो पीवी वाला फॉर्मूला करते हैं, पीवी वाला फॉर्मू देखो हर जगह पीवी वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, मैंने आई थॉट आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस। आप घूम फिर के देखो, जैसे मैंने पोर्टफोलियो में बताया था ना, घूम फिर के 2 चैप्टर, अब मेरे को समझना है पोर्टफोलियो बनाना कैसे है। सिक्योरिटी वैल्यूएशन में घूम फिर के आप पाओगे वही वैल्यूएशन वाला फॉर्मूला, V0 इक्वल्स टू D0 इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाय R माइनस G। ऐसे टाइप के फॉर्मूला में आओगे, कान पकड़ना आपको वही है, बस कभी घूम के आओगे, कभी सीधा आओगे, ठीक है? कमर्शियल पेपर, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट में सीधा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कान घूम के पकड़ो या सीधा पकड़ो। बॉन्ड्स में वैल्यू सेम चीज से निकलेगा, ड्यूरेशन तरीका वही निकलेगा, कान घूम के पकड़ो या सीधा पकड़ो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यहाँ पे मेरे को बोला है वैल्यू निकालने। अब वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एफ सी एफ एफ डिवाइड बाई आर माइनस जी, यही होता है। मेरे को वैल्यू निकालने मिलेगा, मेरे को ग्रोथ रेट दिया हुआ है क्या? मेरे को ग्रोथ रेट मान लो नहीं दिया हुआ, ठीक है? तो ठीक है, चलो ग्रोथ रेट एक निकालना है, और मेरे को क्या, अच्छा ग्रोथ रेट भी नहीं निकालना है यहाँ पे, क्यों नहीं निकालना है? बिकॉज मेरे को 3 साल का वैल्यू चाहिए। मेरे को 3 साल का, अगर मैं परपेचुअल बोलता तब मेरे को ग्रोथ रेट चाहिए होता, मेरे को परपेचुअल नहीं बोला, कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा, तो मेरे को 3 साल का निकालना है। तो जी भी नहीं चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए? देखो वैल्यू कैसे निकलेगा भाई? पहला वाला क्लास कैश फ्लो 1 प्लस के, सेकेंड वाला 1 प्लस के, थर्ड वाला 1 प्लस के। अब सर ये के ही होगा कि क्या होगा? यहाँ पे के सी होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं होगा। सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्यों होगा? बिकॉज बाबू आपको बोला है कि प्राइवेट कंपनी है, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर बोला हुआ है, डेट और इक्विटी है, तो आप बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से नहीं बोल पाओगे। आप वैल्यू ऑफ द कंपनी जब निकाल रहे हो, मैं मेरे को नहीं बोला वैल्यू ऑफ द शेयर्स निकालना है, मेरे को बोला वैल्यू ऑफ द फर्म निकालना है। तो जब मैं वैल्यू ऑफ द फर्म निकाल रहा हूँ, तो भाई मैं पूरा कंपनी के नहीं निकाल रहा हूँ, तो पूरा कंपनी का क्या कॉस्ट है वो मेरे को निकालना है। तो मेरे को डेट का तो पता है क्या है, खर्चा कितना लगता है, कॉस्ट कितना लगता है। मेरे को इक्विटी का निकालना है। इक्विटी का कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ द लीवर्ड बीटा, अनलीवर्ड बीटा से। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं। क्या फॉर्मूला क्या है? मेरे को फॉर्मूला इज माई, मेरा जो लीवर्ड बीटा है, अनलीवर्ड बीटा है, वो मल्टीप्लाइड बाई माई 1 प्लस डेट टू इक्विटी, ठीक है? उसके हिसाब से मैं निकालूंगा। तो मेरा वो, मैं वहां से मैं बीटा निकालूंगा। बीटा निकालने के बाद मैं क्या करूंगा? सीएपीएम मॉडल पे पैसा लगाऊंगा फॉर्मूला को। तो वहां से हमने 20.84 निकल दिया। सी देखो, देखो क्या बोला, बीटा अनलीवर्ड बीटा दिया। मतलब अगर कोई लोन नहीं है, तो भाई आपका बीटा 1.8 होना चाहिए। तो सर मैं यही अप्लाई कर दूं क्या? कर दो। आप कभी करते जब एक्स प्राइवेट लिमिटेड का 100% इक्विटी रहता। एक्स प्राइवेट लिमिटेड का 100% इक्विटी नहीं है, वो बोला कुछ मेरा डेट भी है, तो मेरा अनलीवर्ड बीटा से चलेगा कि नहीं सर? मेरे को चाहिए लीवर्ड बीटा। सर लीवर्ड बीटा कैसे निकालते हैं? जो मेरा अनलीवर्ड बीटा है, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला बीटा है, वो तो है ही, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या बोला है? मेरे को बोला गया है 40/60, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्सट्रैक्ट कर दोगे, तो ये इससे आपका लीवर्ड बीटा आ जाएगा। सर बीटा तो आ गया, अब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालूं बाबू? सीएपीएम मॉडल। सर सीएपीएम ही आप क्यों लगा रहे हो? बिकॉज मेरे को आरएम आरएफ दे दिया, और सीएपीएम निकालेंगे कैसे? तो मेरे को बोला था आरएफ इज 6, आरएफ इज 5 प्लस 6 इंटू 2.64, ऐसे करके मैं 20.84 निकालू। सर आप वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले आप देखो भाई, आपका इक्विटी कितना है? तो आपका डेट इज 40, तो इक्विटी 60, तो आप क्या करोगे? 40/100, मतलब अगर 100 रुपये आपका कैपिटल है, उसका 40 रुपये आपका क्या डेट है, मल्टीप्लाइड बाई 12% मेरा था, मल्टीप्लाइड बाई 0.7, ये तो हो गया डेट का। इक्विटी क्या होगा? 60/100 इंटू 20.84। तो यहाँ से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाएगा। अब फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल डाल दो और आपका वैल्यू निकल जाएगा। फ्री कैश फ्लो तो दिया वही है। क्वेश्चन 47 समझ में आया हम क्यों करें? क्वेश्चन 47 ओनली वी डिड बिकॉज ये मेरे को पहले तो है अनलीवर्ड बीटा से लीवर्ड बीटा निकालने बोला था, फिर मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने बोला, फिर हमें वो निकालने बोला, क्या नाम है, वैल्यू निकालने बोला, वैल्यू ऑफ शेयर, कि आज क्या वैल्यू होना चाहिए। समझ आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? द एक्ज्यूमेट डिटरमाइन द पोटेंशियल वैल्यू टू बी प्लेस्ड फॉर एक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये क्वेश्चन समझ आया? है या ना?
ठीक है, हाँ सर समझ आ गया। ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम इतना ही रखेंगे, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट वाला और एक वीडियो इसको करूँगा, व्हाई आई एम डूइंग द नेक्स्ट वीडियो और आई एम नॉट कंटिन्यूइंग इन दिस, कि इसमें और 3-4 चैप्टर 3-4 क्वेश्चंस बाकी है। इसके साथ मैं सिक्योरिटी एनालिसिस को कनेक्ट करना चाहता हूँ। आज अगर कर दूँगा आपके लिए हेवी हो जाएगा, ठीक है? सो फर्स्ट सॉल्व द सम्स एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़, कल जब मेरा वीडियो अपलोड हो, ठीक है? उसके पहले आप इसके सारे सम्स अभी तक एटलीस्ट इंस्टीट्यूट के सारे सम्स वगैरह करके रखोगे, बिकॉज़ जो 2-3 क्वेश्चन्स और बचे हैं, दे आर लिटिल मॉक टेस्ट पेपर वाले हैं, हल्का कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकते हैं। आई डोंट वांट कि आपको कोई भी डाउट हो। इसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट है, प्लीज़ मेरे से डिस्कस कर लो। दिस चैप्टर इज़ अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर, तो हो जाएगा। कल हम क्या करेंगे, हम इसके पहले कुछ सम्स करेंगे, फिर सिक्योरिटी एनालिसिस को समझेंगे एंड उसका एक सम करके खत्म करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय करें एंड क्यूरियस रहें, बिकॉज़ क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।